हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने स्टडी को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट समावेशी शिक्षा हो जाता है, इसके जितने भी 2016 से 2023 तक के क्वेश्चंस है, यानी कि वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं, लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं, अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं, सभी को कंप्लीट करेंगे। और एक चीज़ और बताते हैं कि जो आपके लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हैं उनको बड़ी ही सरल भाषा में हम समझेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इतना लेंदी लिखा है तो हमको उतना लेंदी ही देखना है, उसके बारे में आप जाने। जैसे आपसे पूछा कि समावेशी शिक्षा होता क्या है, तो आपको पता है समान शिक्षा होती है, तो आप उसके बारे में लिख दें आराम से। ऐसा नहीं है अगर वो 3 पेज का है तो आपको 3 पेज ही पढ़ने हैं, उसको रटना है। कभी भी रटन पद्धति पे आप ना ध्यान दिया करें, समझने पर। क्योंकि देखिए, जो क्वेश्चंस पेपर आते हैं वो कैसे आते हैं, वो समझने पे आधारित होते हैं क्वेश्चन, है ना। तो आप लोग अच्छे से समझें। बाकी आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और चीज़ों को कंप्लीट करके देखें, यानी कंप्लीट ही देखें, स्किप करके नहीं देखी जाती। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं अगर आप उनको स्किप कर देंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं, सबसे पहले फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको हो जाता है, सामान्य बच्चे होते हैं। तो सामान्य बच्चे 70 से कम आईक्यू वाले, 70 से 80 आईक्यू वाले, या 90 से 110 आईक्यू वाले, या 110 से ऊपर आईक्यू वाले। तो आपको पता है जो सामान्य बुद्धि के बच्चे होते हैं ना, वो 90 से 110 आईक्यू वाले होते हैं, और अगर इससे ऊपर हैं तो वो प्रखर बुद्धि में आएंगे, प्रतिभाशाली बुद्धि में आएंगे, और अगर इससे नीचे हैं तो वो मंद बुद्धि में आएंगे, अल्प बुद्धि में आएंगे। तो आपका ये राइट हो जाता है। किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है? तो हैबिट ने, डीवर्ट ने, क्रो ने, क्रिक ने। तो इसमें आंसर आपका हैबिट हो जाता है। आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को विभाजित किया जा सकता है 2 वर्गों में, 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, या 5 वर्गों में। तो आंसर आपका बा ऑप्शन है 4 वर्गों में। आंशिक दृष्टि बाधित बच्चे वाले बच्चे पढ़ सकते हैं। तो किससे पढ़ सकते हो? उत्तल लेंस की सहायता से, अवतल लेंस की सहायता से, समतल लेंस की सहायता से, या किसी भी प्रकार के लेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आंशिक दृष्टि बाधित वाले बच्चे पढ़ सकते हैं उत्तल लेंस की सहायता से। श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है कान से बाहर, कान के अंदर, कान के मध्य। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि श्रवण बाधित जो बच्चे होते हैं वो होते कैसे हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम होती है। तो श्रवण मतलब साफ और श्रवण, और साफ और सुनना, यानी सुनने में कोई दिक्कत होती है तो वो दिक्कत कहीं पर भी हो सकती है। कान के अंदर भी हो सकती है, कान के बाहर भी हो सकती है, और कान के बीच में भी हो सकती है। यानी उपर्युक्त सभी ये राइट आपका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं है? यहाँ पे देखिए नेगेटिव पूछा जा रहा है, हम नेगेटिव के साथ जाएंगे। यानी कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं है? तो हकलाना, मेरुदंड का वक्र होना, विकृतिबंध, पाँव फिरना। तो हकलाना देखिए ये किस में आता है कि बच्चा अच्छे से बोल नहीं पा रहा है, लेकिन क्या है, अस्थिबाधिता इसमें नहीं है, तो हम नेगेटिव के साथ जाएंगे। प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है। तो प्रतिभाशाली बच्चे तो वो होते हैं जिनका आईक्यू लेवल 140 तक होता है। कभी कभी तो बच्चों का 180-90 तक आईक्यू लेवल देखा जाता है, देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 70 से कम है, 100 या इससे कम है, 140 या इससे अधिक है, 120 या इससे कम है। तो 140 या इससे अधिक है, यानी कि जो सा ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। निर्देशन नवीकों को अपने से, दूसरे से और परिस्थितियों से सामंजस्य यानी एडजस्टमेंट करना, है ना, सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया, ये कथन है जॉन्स का, शिक्षा आयोग 1964 से 66 का, रायबर्न का, स्किनर का। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है 90 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, इसमें स्किनर महोदय जो है वो राइट है, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से कंप्लीट करते हैं। परामर्श का अभिप्राय है 2 व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। ये कथन किसका है? तो मायर्स का है, कार्ल रोजर्स का है, रॉबिन्सन का है, या वेबस्टर का है? तो ये आंसर आपका कार्ल रोजर्स का हो जाता है, यानी कि ऑप्शन राइट है। परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है, तो गीतों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से, कहानी के माध्यम से।
तो परामर्श का मतलब ये होता है जैसे आपसे ज़्यादा जिसको नॉलेज है आप उससे परामर्श लेंगे, क्योंकि अगर आपसे ज़्यादा कम नॉलेज होगी तो वो आपको मशवरा क्या देगा, है ना। तो परामर्श जब देते हैं तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या करते हैं, बातचीत होती है। जैसे आपने अपनी प्रॉब्लम बताई, हमने उसका सॉल्यूशन दिया, तो किस तरह से हमने क्या की, बातचीत की। कहते नहीं कि बोलने से सब कुछ होता है, यानी बात करते हैं आप तो अपनी प्रॉब्लम को बताते हैं तो उसका सॉल्यूशन मिलता है। वो बात अलग की है कि परामर्शदाता खुद से सॉल्व नहीं करता है प्रॉब्लम को जिस बंदे की प्रॉब्लम है वही सॉल्व करेगा। जैसे आपका एग्ज़ाम है तो आप क्या करोगे, आप ही तो तैयार करोगे, लेकिन बताना हमारा काम है ना, चीज़ों को कलेक्ट कराना हमारा काम है। लेकिन क्या है, तैयारी आप करोगे, एग्ज़ाम देने आप जाओगे, बस ये चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाता है वार्तालाप के माध्यम से। जब आप अपनी बात को कहेंगे दूसरों से तभी वो सुनेगा, तभी क्या होगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में मतलब स्थित है, कहाँ स्थित है ये पूछ रहे हैं। तो इसमें आपका हो जाता है लखनऊ में है, बरेली में है, वाराणसी में है, इलाहाबाद में है। कहाँ पर है, तो इलाहाबाद इसका राइट आंसर है। परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है। कौन नेतृत्व करता है, तो जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक। तो कौन करता है, तो इसमें आंसर आपका जो राइट होगा वो होगा जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, यानी कि ऑप्शन आपका राइट है। विद्यालय में दास अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से सहायक है शिक्षक, अभिभावक, निर्देशन एवं परामर्श। तो निर्देशन एवं परामर्श ये आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी जो आपका द ऑप्शन है ये राइट है। ठीक है, यहाँ पर अभी 2016 के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। आपको पता है कि जो क्वेश्चन होते हैं वस्तुनिष्ठ टाइप वो 15 होते हैं, उसके बाद वेरी शॉर्ट यानी कि अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी 15 होते हैं, और उसके बाद आपके जो लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस होते हैं यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं तो वो कितने होते हैं, वो 10 होते हैं। तो इस तरह से आपके 40 क्वेश्चंस होते हैं टोटल मिलाकर। तो इसमें निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है क्या करने योग्य है, क्या ना करने योग्य है, क्या करने योग्य क्या ना करने योग्य है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निर्देशन एवं परामर्श देखिए सिर्फ यही नहीं बताता है कि क्या करने योग्य, ये भी बताता है कि क्या ना करने की योग्य है। यानी कि आपका सा ऑप्शन आप इस तरह से एग्जाम्पल समझ लेंगे, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने परामर्श हमसे लिया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए सपोज देन, तो हम क्या आपको बताएंगे कि देखिए क्या करने योग्य है। इसमें हम आपको बताएंगे देखिए ये सिलेबस आप पढ़ लें, इतना पढ़ लें, इतने नोट्स आप तैयार कर लें, प्रीवियस ईयर लगा लें, तो आप अच्छे से क्या कर पाएंगे, आप अच्छे से क्वेश्चंस पेपर जो आपको मिलेगा उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये तो हमने कह दिया क्या करने योग्य है। अब हम कहेंगे क्या नहीं करने योग्य है, तो हम कहेंगे आपसे देखिए टाइम की बिल्कुल भी बर्बादी ना करें, एक एक मिनट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। आप अच्छे से मन लगा के पढ़ें, और क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, आप पढ़ाई करें। तो ये चीज़ है, यानी टाइम को वेस्ट ना करें। ये क्या नहीं करने योग्य है, ये चीज़ हमने आपको बता दी। तो यानी ये आपका जो सा ऑप्शन है ये राइट है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों का सुनने का डेसिबल स्तर होता है। तो 35 से 51 डेसिबल, 55 से 69 डेसिबल, 70 से 89 डेसिबल, 90 से 100 डेसिबल। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका देखिए यहाँ पे 97 नंबर का है। हालांकि इसमें आपका कौन सा हो जाता है, यहाँ पे आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें आपका हो जाता है 90 से 100 डेसिबल तक। तो ये आपका द ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलते हैं 2017 के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो इसमें क्वेश्चन आपका हो जाता है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो 2, 3, 4, 5, तो 4 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, TAT के द्वारा परीक्षण किया जाता है शैक्षिक, मानसिक, व्यक्तित्व, इनमें से कोई नहीं तो या सभी का यहाँ पे है, सभी का, ठीक है ना, इनमें सभी का कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। TAT के द्वारा परीक्षण जो किया जाता है वो व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है, इसलिए सा ऑप्शन राइट है। और धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्या होती है, तो भाषा एवं वाणी की समस्या भाई होती है, धीमी गति से बच्चा सीखेगा। और आपका दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्याएं, श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्याएं, उपरोक्त सभी ही इसमें राइट होगा, क्योंकि जब बच्चा धीमी गति से सीखता है यानी धीमी गति से सीखने वाले बच्चों में समस्या होती है। ये अस्थि बाधिता के कारण है जन्मजात दुर्घटना बीमारी, यानी जन्मजात यानी जन्म से ही कुछ बच्चों की पैदाइश होती है, जन्म से ही वो क्या होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम होती है अस्थि बाधिता की, है ना। कुछ के
दुर्घटना हो जाती है दुर्भाग्यवश, है ना, या कोई बीमार पड़ जाता है तो ऐसे हो जाता है। यानी कि जो 3 ऑप्शन है वो राइट है। इस तरह से आपका जो द ऑप्शन है वो राइट हो जाता है उपरोक्त सभी। वाक दोष के प्रकार हैं 4, 5, 6, 7। तो वाक दोष के जो है वो 6 प्रकार हो जाते हैं। और उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मंद बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर होता है। तो मंद बाधित 35 से 51 डेसिबल, 55 से 69 डेसिबल, 72 से 89 डेसिबल, 90 से 100 डेसिबल। तो आपका 55 से 69 डेसिबल ये हो जाता है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सामान्य बच्चों का IQ लेवल कितना होता है? देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस तरह के क्वेश्चंस हो जाते हैं आपके सामान्य बच्चों का IQ लेवल और प्रतिभाशाली बच्चों का IQ लेवल। ये इससे समझ लीजिए आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने हैं तो आने हैं। तो 90 से 100 यही आपको मिल गया, यानी 90 से 100 जिसका IQ लेवल होता है वो क्या होता है? वो सामान्य बच्चा कहलाता है। और ये बच्चा ना बहुत अच्छा होता है ना बहुत ख़राब होता है, ये होता है बीच का। और हर एक चीज़ जो कहते नहीं कि सामान्य होती वो चीज़ें बेहतर होती हैं। और वैसे तो भाई प्रतिभाशाली बच्चा है तो उसमें अलग ही योग्यता है, और मंद बुद्धि वो विशिष्ट में आते हैं। यह कि अच्छा है बच्चा वो उसकी विशेषता है, यानी बहुत अच्छा है, और नहीं ठीक है यानी अच्छा नहीं है तो वो उसकी विशेषता है। ठीक है। विशिष्ट ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रियां, मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी हैं। ये कथन देखिए वही चीज़ आ गई जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि विशिष्ट। विशिष्ट का मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप सिर्फ गोरे हैं तो आपकी ये विशेषता है, अगर कोई काला है तो वो उसकी विशेषता है। ठीक है, अगर कोई दुबला है तो वो उसकी विशेषता है, और अगर कोई मोटा है तो वो उसकी विशेषता है। तो विशिष्टता का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप लिखेंगे प्रतिभाशाली बच्चा होता है वही विशिष्ट होता है, नहीं। मंद बुद्धि है, उसका माइंड कम है, वो देर से सीख रहा है तो वो उसकी विशेषता है। तो इस तरह से आप समझे। और जो सामान्य है वो तो सामान्य है ही। यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन, देखिए ये चीज़ है कि किसके अनुसार की परिभाषा कही गई है। तो आप देख लेते हैं यहाँ पे हैबिट एंड फोरनेस के द्वारा ये परिभाषा कही गई है, इसलिए ये आंसर। और इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग परिभाषा को याद कर लें, क्योंकि इसमें जब भी कन्फ्यूज़न होती है तो इसी तरह के क्वेश्चंस में कन्फ्यूज़न हो जाती है। क्योंकि सरसरी नज़र से देखा और उसके बाद एक ही बार देखा, और क्या हुआ जब आंसर देने बैठे तो उस वहाँ पे हो गए कंफ्यूज। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, एक नंबर भी अपनी अहमियत बहुत रखता है। परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय या आत्मबोध है। ये कथन रूथ स्ट्रिंग का है, रोलोम का है, इंसमूर का है, यह जोन्स का है। तो आंसर आपका हो जाता है रूथ स्ट्रिंग का, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाता है। प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है तो 140 से अधिक होती है। देखिए रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये सब। और स्वास्थ्य निर्देशन संबंधित है स्वास्थ्य सुरक्षा, ज्ञानार्जन, सामाजिक संबंधों, विभिन्न व्यवसायों। तो स्वास्थ्य निर्देशन यानी स्वास्थ्य सुरक्षा, नाम ही से पता चल रहा है, इसमें तो कंफ्यूजन वाली भी तो कोई बात नहीं है। सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रन के लेखक कौन है? हैबिट हर्स्ट, अब्दुर्रऊफ, कार्लसनिक, टर्मन। तो कौन है? तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है हैबिट हर्स्ट। इन्होंने 1955 ईस्वी में दिया। ठीक है ना, तो ऑप्शन राइट है। मनोवैज्ञानिक ने सामान्य प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार क्या बताया? खेल द्वारा, पढ़ाई द्वारा, व्यायाम द्वारा, बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति के द्वारा। तो इन्होंने बताया कि बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति के द्वारा बताया। ठीक है ना, तो इस तरह से द ऑप्शन राइट है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समस्यात्मक बच्चों की पहचान की जाती है, कैसे की जाती है? निरीक्षण विधि का प्रयोग करके, साक्षात्कार द्वारा, मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा, उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी ही हो जाएंगे, क्योंकि जो समस्यात्मक बच्चे हैं जिनमें प्रॉब्लम है कुछ, तो उनको हम इस तरह मतलब तीनों तरीके से हम करते हैं इनकी पहचान, तो इसलिए ये उपरोक्त सभी राइट है। सामूहिक परीक्षण क्या होता है? सामूहिक यानी समूह में, तो शाब्दिक भी होता है और अशाब्दिक भी होता है, यानी शब्दों द्वारा भी किया जाता है और बिना शब्दों के भी द्वारा किया जाता है, यानी कि दोनों, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2017 के क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो चुके हैं आप लोगों के। देखिए बहुत ही कम टाइम में, यहाँ ओनली 14 मिनट में आप लोगों के ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, इसलिए फास्ट रिवीजन है और आप लोगों को रिवीजन के टाइम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट कराएंगे ये क्लास। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2018 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। दृष्टिबाधिता का मुख्य कारण है, तो वातावरण और वंशानुक्रम, तो ये दोनों है दृष्टिबाधिता का मुख्य कारण। तो यहाँ पे आपका दोनों सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अच्छी निर्देशन सेवा होती है, बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, समाज केंद्रित। भाई बच्चों को आप निर्देशन दे रहे हैं
तो अगर बच्चों को ही आप नहीं समझ रहे हैं तो उनको निर्देशन आप कैसे अच्छा देंगे, है ना। तो अच्छी निर्देशन सेवा जो होती है वो होती है बाल केंद्रित, क्योंकि बच्चे को ही हम मुख्य बिंदु मानेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम निर्देशन देंगे, है ना। और पता चला कि बच्चे को इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में नहीं, हमने कहा हमने उस पर थोप दिया, है ना। तो बच्चे के बारे में पहले हम जानेंगे, उसको हम केंद्र मानेंगे, उसके बाद हम निर्देशन देंगे। टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, तो टर्मन के अनुसार 90 से 110 होती है। तो यहाँ पे आपका द ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। देखिए घुमा फिरा के क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछे, लेकिन देखिए इस तरह का क्वेश्चन फिर से देखिए आया। अभी आपने 2017 पढ़ा, उसमें भी था, 2018 आप पढ़ रहे हैं, इसमें भी है, 2016 में भी इस तरह का क्वेश्चन है। मतलब घुमा फिरा के लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन वही है। समुदाय का अर्थ कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो समूह प्लस दाय समुदाय, तो 4 या 2 या 3 या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो समुदाय 2 शब्दों के योग से मिलकर बना है, यानी कि बा ऑप्शन राइट है। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र आगरा, कानपुर, लखनऊ सभी जगह पे, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार हैं, तो शारीरिक विकलांगता, आवेगात्मक विकलांगता, मानसिक विकलांगता, उपरोक्त सभी, तो इसमें आपका उपरोक्त सभी है, ठीक है। और थोड़े जो उपरोक्त सभी वाले क्वेश्चंस हुआ करें ना, उनको थोड़ा सा अच्छे से समझकर तभी टिक किया कीजिए, क्योंकि एग्जामिनर कंफ्यूज भी बहुत करता है, वहाँ पे आंसर कुछ और होता है, उपरोक्त सभी देख के लोग टिक कर देते हैं, फिर वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। सांकेतिक भाषा किसके लिए प्रयुक्त होती है, तो प्रतिभाशाली बच्चे के लिए, तो भाई संकेतों के द्वारा बताया जा रहा है, वो चीज़ कह रहे हैं, तो प्रतिभाशाली के लिए तो नहीं, ठीक है। श्रवण बाधित तो बिल्कुल सही, क्योंकि उसको सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, और जब सुनने में प्रॉब्लम हो रही है तो क्या करते हैं भाई, इशारों में उसको हम समझाते हैं, कोई चीज़ उसको संकेत देते हैं, तो श्रवण बाधित यही राइट हो जाएगा। निर्देशन का प्रकार नहीं है, तो शैक्षिक निर्देशन, लिखित निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, तो इसमें निर्देशन का प्रकार जो नहीं है वो लिखित निर्देशन, ये नहीं है। शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती, तो श्रवण बाधितों के लिए, अस्थि बाधितों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, दृष्टि बाधितों के लिए, तो शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है, यानी अगर चाहे जैसा भी हो, तो प्रतिभाशाली बच्चा जो होता है उसको आप कहीं पर भी बिठा के पढ़ा दे, वो क्या होगा, वो हर जगह एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। तो इसके लिए मतलब ये होता है कि अनुकूलन की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। क्यों, क्योंकि वो बच्चा क्या होता है, अगर उसको किसी चीज़ की कमी भी होती है, आपने बहुत बच्चों को देखा होगा जिनका केयर अच्छे से नहीं होता है, जिनकी देखभाल अच्छे से नहीं होती है, उनकी आर्थिक जो ये होता है ज़रूरतें होती हैं वो भी नहीं कंप्लीट होती हैं, लेकिन फिर भी वो बच्चा आगे बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि वो प्रतिभाशाली बच्चा है। वो कहते नहीं कि कुछ लोग तो ऐसे हुए हैं जिनके घर में लाइट तो छोड़िए, मतलब एक चिराग तक नहीं था जो उजाला वो कर पाते, तो उन्होंने कैसे पढ़ाई की, जो बाहर उजाला था उनके यहाँ एक होल से उजाला आ रहा था, उस उजाले में उन्होंने पढ़कर और बहुत अच्छी पोस्ट को हासिल किया। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, तो ये बच्चे कैसे होते हैं, ये प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, उनको उस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता कि हमको क्या चीज़ें मिली हैं, या हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या छोड़ रखा था वो हमको मिला है, या हमारे माँ बाप ने हमें क्या दिया है, ये सब चीज़ें उनके लिए नहीं होती। उनको ये होता है हमको कुछ करना है, हमको कुछ बनना है, तो बस वो क्या करते हैं, बस वो लग जाते हैं। बस यहाँ पे ये कहानी है। तो जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है उसके लिए जो अनुकूलन है उसकी बहुत ज़्यादा ये नहीं कि वो हर जगह पे क्या होता है, सेट हो जाता है वो। उसके बाद विकृत बालकों को बनाना चाहिए, तो परिवार पर निर्भर, आत्मनिर्भर, सरकार पर निर्भर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या भाई, बच्चे को तो बनाना चाहिए आत्मनिर्भर, क्योंकि उसको आत्मनिर्भर इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि पूरी ज़िंदगी कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं लेता है ना, और बच्चे को बाद में क्या होता है, अकेले ही ज़िंदगी जीना पड़ता है, तो उसको आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। वर्तमान में निःशक्त बच्चों को शिक्षा, यानी निःशक्त बच्चों की शिक्षा को कहा जाता है विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा, समावेशी शिक्षा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये समावेशी शिक्षा यानी समान शिक्षा, इसी के बारे में आप पढ़ रहे हैं, ये आपका जो सब्जेक्ट हो जाता है, यही सब्जेक्ट है। हकलाने के कारण है, वंशानुक्रम और वातावरण, ये दोनों हैं, तो इसलिए उपयुक्त दोनों ये राइट हो जाते हैं। वंशानुक्रम यानी क्या होता है, उसके कहते नहीं कि इनके दादा, थोड़ा सा इनके दादा की ज़बान लगती थी इसलिए इनकी भी ज़बान लगती है, यानी हकला रहे, तुतला रहे, ऐसे करके होता नहीं है। वातावरण, कहीं पे ऐसा वातावरण है, रहन सहन ऐसा है, बच्चा अच्छा है, नॉर्मल है, और उससे क्या होता है,
लोग तुतला के बात कर रहे हैं तो बच्चा भी तुतलाने लगता है, तो ये भी एक होता है। तो एक तो जब पैदाइश होती है यानी जन्म होता है तभी से बच्चा ऐसा होता है, एक उसके वातावरण से होता है। मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य है, तो क्या है, निर्देशन, प्रशिक्षण, शोधकार, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाते हैं, यही राइट है आपका। और वाक दोष के प्रमुख प्रकार है 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पे आपके 6 हो जाते हैं। देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है क्या क्या करने योग्य क्या नहीं करने योग्य है, दोनों, तो इसलिए सा ऑप्शन राइट है। देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। और पिछली कक्षाओं के प्रश्न पत्र यहाँ पे आपका हो जाता है 2019 का ये प्रश्न पत्र है, ठीक है। तो हम लोग पिछली कक्षाओं के प्रश्न पत्र ही देख रहे हैं परीक्षाओं के, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन विशिष्ट बालक नहीं है, तो प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, दृष्टि दोष युक्त बालक, तो ये सभी किस में आते हैं, ये सभी आते हैं विशिष्ट में, लेकिन अल्पसंख्यक बालक नहीं आता, तो यही आपका राइट हो जाएगा, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है, तो तीव्र गति से अध्ययन, संपुष्ट कार्यक्रम, व्यक्तिगत ध्यान, उपरोक्त सभी, तो इसमें उपरोक्त सभी। प्रारंभिक अवस्था में मंदबुद्धि बालकों की पहचान हो सकती है अवलोकन से, परीक्षण से, साक्षात्कार से, प्रक्षेपी विधि से, तो अवलोकन से हो सकती है, यानी कि ऑप्शन राइट है। निर्देशन की आवश्यकता होती है अपंग व्यक्तियों को, विशेष व्यक्तियों को, सामान्य व्यक्तियों से, सभी व्यक्तियों से, तो आपका हो जाता है सभी व्यक्तियों को, यानी निर्देशन की आवश्यकता भाई सभी को पड़ती है, कभी ना कभी कोई कितना भी माइंडेड हो लेकिन सभी को निर्देशन की आवश्यकता पड़ ही जाती है। दृष्टि दोष की पहचान, आंखों को बार बार झपकाना, बिल्कुल सही बात है। पढ़ते समय आंखों में दर्द होना, ये भी, और पुस्तक को आंखों के निकट रखना, तो ये यानी सभी परेशानियां हैं, उपरोक्त सभी ही राइट है। विशिष्टता का संप्रतीय होता है, तो केवल गुणात्मक, केवल मात्रात्मक, गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों, तो ये आपका जो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों हो जाता है। उसके बाद आपका चलते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं अगला, यानी 7 नंबर का क्वेश्चन। कौन शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों का वर्ग नहीं है, तो बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक, शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, तो इसमें आपका हो जाता है सा ऑप्शन आपका राइट है, जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक, ये आपका राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रेल विधि संबंधित है श्रवण दोष से, मानसिक दोष से, अपंगहीनता और दृष्टि दोष, तो दृष्टि दोष इसमें जो आपका है वो द ऑप्शन राइट है। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1992 ईस्वी में, तो यही आपका राइट आंसर है, यानी कि बा। विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं, तो विशिष्ट कार्यक्रम चलाए जाते हैं, संवर्धन कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उपचारी कार्यक्रम चलाए जाते हैं, तो उपरोक्त सभी ये कार्यक्रम चलाए जाते हैं। श्रवण बाधित बालकों में प्रायः सुनने की क्षमता होती है, तो 60 डेसिबल या अधिक होती है, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है। विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है, तो विकलांगता, रोगग्रस्तता और अक्षमता, तो उपरोक्त सभी ये हो जाता है। सही दृष्टि कहलाती है 6/6 ये कहलाती है, और शैक्षिक समावेशन से तात्पर्य है सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना, यानी पिछड़े बच्चों को शिक्षा प्रदान करना या विकलांग बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, या सभी बच्चों की शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना, बच्चों में शैक्षिक समझ बढ़ाना, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना, ये आपका राइट है। भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण हैं, तो 2, 3, 5, 7, तो इसमें आपका कितना हो जाता है, तो आपका 5, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं। पहला ये क्वेश्चन आपका हो जाता है, विशिष्ट बालक किस बुद्धि लब्धि में नहीं आते हैं, तो बुद्धि लब्धि में नहीं आते हैं जो विशिष्ट बालक होते हैं, तो 70 से 75, 75 से 85, 90 से 110, तो यहाँ पे जो आपका आंसर है उसको हम लोग समझ लेते हैं। इसमें देखिए कह रहे हैं विशिष्ट बालक किस बुद्धि लब्धि में नहीं आते, या तो सामान्य से ऊपर हो बच्चे या सामान्य से नीचे हो बच्चे, तो वो विशिष्ट हैं, लेकिन जो सामान्य वो थोड़ी ना है, तो यानी 90 से 110 कौन है, तो सामान्य है। तो बस यही नहीं है, हमको क्या करना है, हमको नेगेटिव के साथ जाना है, क्योंकि नेगेटिव का भाई नेगेटिव है ना। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है, तो विशिष्ट आवश्यकता वाले में तो सामान्य बालक, दिव्यांग बालक, तीव्र बुद्धि वाले बालक, इनमें से सभी, तो सामान्य बालक हो जाते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं हैं, तो कौन नहीं सम्मिलित हैं, सामान्य बालक सम्मिलित नहीं है, क्यों,
क्योंकि देखिए सामान्य बालक यानी कि जिनका, देखिए ये जो क्वेश्चन आपका हो जाता है पहला और ये दूसरा लगभग एक जैसा है ना। तो इसमें जो सामान्य बच्चे हैं वो विशिष्ट में नहीं हैं, वो क्या हैं, वो विशिष्ट में नहीं है। और यहाँ पे पूछा यही गया कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में कौन सम्मिलित नहीं है, तो सामान्य बच्चे, क्योंकि दिव्यांग बालक, तीव्र बुद्धि वाले बालक तो ये तो हो जाते हैं, है ना। लेकिन इसमें ये इस तरह से आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। ब्रेल लिपि का विकास किया तो लुईस ने किया। लुई ब्रेल ने भाषा कौशलों के विकास हेतु उपकरण हैं, तो भाषा के लिए कंप्यूटर, श्रव्य दृश्य सामग्री, भाषा और भाषा प्रयोगशाला, भाई तो सभी हैं, तो इसलिए सभी ये राइट हो जाता है। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना हुई थी तो 1995 में, 1993 में, 1994, 1992 में, तो 1992 में हुई थी। ब्रेल लिपि उपकरण उपयोग आती है तो किसमें ब्रेल लिपि, तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए आती है ना, तो दृष्टि दोष बालकों के लिए ये हो जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको हो जाता है अस्थि बाधितों हेतु आरक्षण का प्रावधान है, तो इसमें आपका हो जाता है कि अस्थि बाधितों हेतु आरक्षण का प्रावधान जो हो जाता है वो आपका हो जाता है यहाँ पे जो 3%। ठीक है, तो आपका जो सा ऑप्शन है वो राइट है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अस्थि बाधितों हेतु संस्थान स्थित है, तो यहाँ पे आपका हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हम इसको समझ लेते हैं। यानी अस्थि बाधितों हेतु आरक्षण का प्रावधान पहले देखिए था 3%, उसके बाद बढ़ाकर इसको 4% किया गया, तो इसलिए यहाँ पे आपका 4% राइट है, लेकिन उससे पहले आपका 3 यही राइट था। ठीक है, तो अब क्योंकि वर्तमान की बात है तो 4%। अस्थि बाधितों हेतु संस्थान स्थित है, तो कहाँ स्थित है, तो देहरादून ये हो जाता है। विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है, तो विकलांगता, रोगग्रस्तता, अक्षमता, ये सभी आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। परामर्श एवं निर्देश देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो कहाँ स्थित है, तो इलाहाबाद में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है क्या करने योग्य और क्या नहीं करने योग्य है, इसलिए सा ऑप्शन राइट है। सही दृष्टि कहलाती है तो 6/6 की दृष्टि कहलाती है। उसके बाद प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है, तो तीव्र गति से अध्ययन, संयुक्त कार्यक्रम, व्यक्तिगत ध्यान, सभी चीज़ें हैं, तो इसलिए उपयुक्त सभी है। भारत सरकार स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान देती है, तो 90% अनुदान देती। समस्यात्मक बालक हैं तो जो झूठ बोलते हैं, जो चोरी करते हैं, माता पिता का कहना नहीं मानते हैं, वो सभी हैं, इसलिए द ऑप्शन राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो गए, अब 2023 के स्टार्ट हो गए हैं क्वेश्चंस। ब्लैक बोर्ड किस उपकरण की श्रेणी में है, तो कठोर है, मृद है, दोनों है, कोई नहीं, तो ब्लैक बोर्ड तो भाई कठोर ही होता है, तो इसलिए ऑप्शन राइट है। प्रतिभाशाली बालकों की इंद्रियां कैसी होती हैं, तो अविकसित, सामान्य, अगर वो सामान्य है तो प्रतिभाशाली फिर कैसे हुआ, अविकसित यानी अभी विकास ही नहीं हुआ, ऐसा नहीं, तो तीव्र होती हैं। परामर्श के प्रमुख उद्देश्य हैं आत्मज्ञान, सामाजिक सामंजस्य, आत्म स्वीकृति, उपयुक्त सभी, तो इसमें आपका उपयुक्त सभी राइट है। दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान है विशिष्ट शिक्षा, समन्वित शिक्षा, मुख्य धारा, उपयुक्त सभी, तो बा ऑप्शन है समन्वित शिक्षा। ब्रेल लिपि के आयताकार लेंस में कितने उभरे हुए बिंदु होते हैं, तो 6 हो जाते हैं। श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है, तो डेसिबल अंक, ये आपका राइट हो जाता है। अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण किया तो 1905 ईस्वी में किया। निम्न में से कौन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के नहीं है, तो कहानी, निष्कर्ष, गणना, उद्देश्य, तो कहानी जो है ये प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के नहीं है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की किसने की, तो वुंट ने की। और आपका क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन हो जाता है, यानी कि वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस में लास्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य है, तो क्या प्रमुख कार्य है, निर्देशन, प्रशिक्षण, शोधकार, उपयुक्त सभी, तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाता है। तो फ्रेंड्स सेशन आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड चलते हैं अति लघु टाइप क्वेश्चंस भी फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बच्चे आते हैं, समावेशी शिक्षा में सभी बच्चे आ जाते हैं, तो शारीरिक अक्षमता, मानसिक अयोग्यता, भावात्मक
भावनात्मक एवं व्यवहारिक विकारों, बौद्धिक भिन्नता वाले बच्चे, सभी बच्चे इसमें आ जाते हैं, तो आप इसी तरह से लिखेंगे। सामान्य बच्चों में कौन कौन सी मानसिक भिन्नताएं होती हैं, तो धीमी गति से सीखने वाले, बुद्धि लब्धि का निम्न स्तर, ध्यान केंद्रित की समस्या, सृजन क्षमता की कमी। यानी सामान्य बच्चे हैं, ना बहुत ऊपर हैं और ना ही बहुत नीचे हैं, तो ये सामान्य बच्चे होते हैं। सामान्य बच्चों की 2 विशेषताएं बताएं, तो सामान्य बच्चे ऐसे होते हैं, बुद्धि सामान्य होती है तथा वह शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व होते हैं। यानी सामान्य है वो, ना तो बहुत देर में चीज़ों को सीख पाते हैं, ना बहुत जल्दी सीख जाते हैं, अपने एक लिमिट में चीज़ों को अच्छे से अपने एक हिसाब से सीख लेते हैं चीज़ों को, है ना। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, सामान्य बच्चों की 2 विशेषताएं, तो बुद्धि सामान्य होती है तथा शारीरिक और मानसिक रूप से वो परिपक्व होते हैं, यानी मैच्योर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिछड़े बच्चों से आपका क्या अभिप्राय। तो पिछड़े बच्चे वो होते हैं, ऐसा नहीं कि वो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, पिछड़े बच्चे वो होते हैं जो अपनी कक्षा में अपने साथियों से पिछड़े हुए होते हैं, उनको क्या कहते हैं, पिछड़े बच्चे कहते हैं। यानी जो अपने कार्य में अपने सामान्य साथियों से पीछे रहता है, ऐसा नहीं है कि उनको कुछ भी नहीं आता। ये होता है जैसे मान लीजिए अगर 5 सब्जेक्ट है तो उसमें कोई एक सब्जेक्ट उनको नहीं आ रहा है, जब एक सब्जेक्ट नहीं आ रहा तो जाहिर सी बात है उसको वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो यानी वो अपने साथियों से पिछड़ जाएंगे। वो यानी वो बच्चा पिछड़ा हुआ, जैसे उसको मैथ बहुत आ रही है लेकिन बहुत अच्छे से आती है, बहुत ज़्यादा वो सॉल्व कर लेता है। अब मैथ सॉल्व करने वाला बच्चा, साइंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला बच्चा, ऐसा तो नहीं है कि वो क्या है, वो मंदबुद्धि होगा, बेवकूफ़ होगा, मूर्ख होगा, ऐसा तो है नहीं। लेकिन हाँ, वो ड्राइंग अच्छी नहीं कर पाता है, और यानी जब ड्राइंग नहीं अच्छी कर पाता या इंग्लिश जो है वो नहीं अच्छी कर पा रहा है, पढ़ पा रहा है, तो यानी क्या है, उसमें वो पिछड़ जाएगा। तो ऐसे बच्चे पिछड़े बच्चे कहलाते हैं। और इसमें हो जाता है बच्चे की वास्तविक आयु की गणना से संबंधित सूत्र। तो वास्तविक आयु तो मानसिक आयु बटे बुद्धि लब्धि गुणे 100। देखिए 2 तरह के सूत्र आते हैं, एक आता है IQ की बुद्धि लब्धि का सूत्र, और यहाँ पे कह रहे हैं वास्तविक आयु की गणना से संबंधित सूत्र। तो इसको भी आप समझ लीजिए, जो चीज़ पूछी जाती है तो ये तो आपको पता ही है कि जो चीज़ पूछी जाती है वो बराबर के इस तरफ रखी जाती है, और उसके बाद जो चीज़ है आपको जैसे सूत्र पुट करना होता है तो उसको बराबर के दूसरी तरफ सूत्र पुट करना होता है। तो इसको याद कर लीजिएगा। आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चों के सभी प्रकार लिखे। तो आंशिक रूप से यानी दृष्टि बाधित, वाणी बाधित, श्रवण बाधित, अस्थि बाधित, यानी देखिए वो दृष्टि से भी उसमें प्रॉब्लम होगी, है ना, बोलने में भी प्रॉब्लम होगी, सुनने में भी प्रॉब्लम होगी, चलने फिरने में इसमें भी प्रॉब्लम होगी, ये चीज़। मध्यम रूप से दृष्टि बाधित, दृष्टि जहाँ पे आए मतलब समझ लेना आँखों से प्रॉब्लम है ना, क्योंकि ये चीज़ें जब ये क्या होता है, पूछ बहुत आसान रहे हैं, क्वेश्चन बड़ा आसान है, लेकिन क्या हमको उनकी लैंग्वेज नहीं समझ में आई, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। मध्यम रूप से दृष्टिबाधित व्यक्ति के नेत्रों में देखने की क्षमता कितनी होती है, तो 20/70 से 20/200 हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है वाक् दोष का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो जब बालक अपने भावों को या विचारों को शब्दों के माध्यम से स्पष्ट रूप से नहीं प्रकट कर पाता, तो ये क्या है, वाक् दोष। यानी भाई आपके बोलने में प्रॉब्लम है तो क्या आप स्पष्ट बोल पाएंगे, किसी के सामने अपनी बात को स्पष्टता से रख पाएंगे, तो वही वाक् दोष है, यानी बोलने में जो प्रॉब्लम होती है। अस्थि बाधित बच्चों की पहचान से संबंधित लक्षण, तो भाई अस्थि बाधित से है अगर, तो जैसे मेरुरज्जा का वक्र होना या विकृत नितंब या पांव फिरा, दैनिक क्रियाओं में समस्या आना, हाथ या पैर या शरीर के किसी अंग का विकृत होना, तो यही सब तो अस्थि बाधित बच्चों की पहचान हो जाएंगे ना, तो आप इसमें लिख देंगे। और इससे रिलेटेड आपका जो वस्तुनिष्ठ में भी पूछ लिया जाता है, मान लीजिए पांव फिरा खाली पूछ लिया, ये किससे संबंधित है, कौन, तो अस्थि बाधित से है या श्रवण बाधित से है ना, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त दोनों तो आपको पता है अस्थि बाधित से, तो आप अस्थि बाधित पे लगा देंगे। या मेरुरज्जा का वक्र होना, ये किससे संबंधित है, तो अस्थि बाधित से संबंधित है, आपने अस्थि बाधित पे टिक कर दिया, ठीक है। असुविधा संपन्न समूह के अंतर्गत किस समूह के बच्चे आते हैं, तो असुविधा संपन्न, जिनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही लेकिन उनको ज़रूरत है उस चीज़ की लेकिन मिल नहीं पा रही है, तो जो वो गरीब बच्चे होते हैं, अनाथ बच्चे होते हैं, श्रमिक परिवारों के बच्चे हो जाते हैं, जो बेचारे 200 रुपये 300 रुपये कमा कर लाते हैं पूरे दिन में, और वो मतलब ऐसा तो नहीं हर एक चीज़ मुहैया करा पाएँ अपने बच्चों को, उनकी कहते नहीं कि उनको भोजन ही टाइम से मिल जाए पेट भर के, तो बहुत बड़ी बात होती है ना, तो वो चीज़ हो जाती है। तो जिसको असुविधा होती है तो असुविधा संपन्न बच्चे इन्हीं को कहेंगे।
उसके बाद है निर्देशन एवं परामर्श किन दृष्टिकोणों से आवश्यक है, तो बालकों के भविष्य का मार्ग प्रदर्शित करने के लिए, बालकों में निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने के लिए। यानी निर्देशन परामर्श इसीलिए तो होते हैं भाई, हम कहते हैं हमको कोई प्रॉब्लम है तो भाई हम किसी से मशवरा ले लें, जो उससे ज़्यादा मैं हमसे ज़्यादा जानता हूँ उससे मशवरा ले लेंगे तो हमारी प्रॉब्लम आधी तो ऐसे ही दूर हो जाएगी, हमको कोई सीधी राह पर चलने के लिए बता देगा, है ना। तो यही चीज़ है, यानी क्या है, बालकों के भविष्य का मार्ग प्रदर्शित करने में और बालकों के निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने में, कि वो निर्णय लें कि भाई आपको कोई मोटिवेट कर रहा है, आपको कोई चीज़ें समझा रहा है कि आप ऐसा कर सकते हो, आप ऐसा करो, अगर इस रास्ते पे चलोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो यानी आधी मंजिल तो आपने ऐसे ही प्राप्त कर ली क्योंकि आपको तरीके आ गए, और आधी मंजिल आप ऐसे प्राप्त करते हो जब आप उसको करते हो, है ना। परामर्श के क्या उद्देश्य हैं, तो व्यक्ति को इसके व्यवहार या अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाने के लिए सहायता प्रदान करना। और DGP का पूरा नाम लिखते हुए इसका आशय स्पष्ट कीजिए, तो डिजिटल गाइडेंस साइकोलॉजी हो जाता है। पर्यवेक्षण क्यों आवश्यक है, तो पर्यवेक्षण विद्यालय की गतिविधियों का मूल्यांकन करने में तथा अध्यापकों की कार्यकुशलता बढ़ाने में। तो पर्यवेक्षण यानी निगरानी रखना होता है, जिसको आप कह सकते हो निगरानी रखना। तो इसमें जैसे भाई अब हम विद्यालय जैसे आते हैं विद्यालय को चेक करने, जांच करने, तो ऐसा नहीं वो किसी को डराने नहीं आते, वो ये देखने आते हैं कि बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है, जो पढ़ा रहा है वो अच्छे से पढ़ा रहा है, ऐसा तो नहीं है कोई कमी तो नहीं रह रही है। तो ये सब चीज़ों को देखने, उसकी निगरानी करने के लिए आते हैं। तो इसमें क्या है, जो शिक्षा में सुधार होते हैं, है ना। तो ये चीज़ है। अन्वेषण विधि की खोज किसने की, तो प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने की। और 50 से 60 बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाता है, तो मूर्ख में रखा जाता है। देखिए यहाँ पे 50 से 60 बुद्धि लब्धि पूछ रहे हैं, यहाँ तक मतलब 89 तक अगर हो तो आपका सामान्य नहीं है, जब 90 पे आएगा बच्चा तब ये सामान्य होगा, ठीक है। जैसे ही 90 पे है, 90 to 100, 90 to 100, इस तरह से अगर पूछे तो वो सामान्य है बच्चा। वाणी बाधित बच्चे कौन से होते हैं, वाणी यानी मतलब जो बोलने में प्रॉब्लम जिनको हो रही है, जैसे कोई तुतला रहा है, कोई हकला रहा है, कोई अटक अटक के बोल रहा है, तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, वाणी बाधित बच्चे होते हैं। श्रवण विकलांगता के कितने प्रकार हैं, तो 4 प्रकार हैं। अल्फ्रेड बिने ने अपना पहला बुद्धि परीक्षण तो कितने में, 1905 ईस्वी में इन्होंने दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बुद्धि परीक्षण हेतु निर्धारित सूत्र, अब इसको हम कहेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, यानी मावा मानसिक आयु, मावा जो आप मेवा खाते हो ना, उससे आप याद रखो मावा। तो मानसिक आयु ऊपर, वास्तविक आयु नीचे, और गुणे 100 यानी हर में और अंश में आप इस तरह से बांट देंगे। लेकिन हमने यहाँ पे सरल भाषा में बताया कि ऊपर मावा, माँ और नीचे वा, मावा, ठीक है। इस तरह से समझ ले, ट्रिक ऐसी होती हैं। उसके बाद है परामर्श की 2 विधियों के नाम लिखिए, तो निर्देशात्मक परामर्श और अनिर्देशात्मक परामर्श। पर्यवेक्षण के कोई 2 प्रकार लिखिए, तो पर्यवेक्षण निरीक्षणात्मक अथवा संशोधात्मक पर्यवेक्षण। यह पर्यवेक्षण का परंपरागत स्वरूप है। इसमें पर्यवेक्षण अधिकारी सर्वज्ञाता माना जाता है तथा पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य केवल त्रुटियों का पता लगाना होता है, इसमें सिर्फ पता लगाना होता है त्रुटियों का। और नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण, यानी नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की कठिनाई को जानने के लिए होता है। पर्यवेक्षण शिक्षकों की कठिनाई के निराकरण में सहयोग देता है, यानी इसमें क्या है, जो कठिनाई है उनमें सहयोग भी दे रहा है। और इसमें क्या है, निरीक्षणात्मक में सिर्फ कठिनाई जानते हैं, है ना। और उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डाइट के कोई 2 विभागों के नाम लिखिए, तो डाइट के 2 विभाग कौन कौन से हो जाते हैं, सेवा पूर्व प्राथमिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण विभाग, PSTE सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण क्षेत्र अंतरक्रिया नवाचार समन्वय, IFIC बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 3 बार हमने लिख दिया, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, ठीक है। परामर्श की कोई एक परिभाषा लेखक के नाम सहित लिखिए, तो परामर्श की परिभाषा रॉबिन्सन के अनुसार परामर्श 2 व्यक्तियों के संपर्क की उन सभी स्थितियों का समावेश होता है जिसमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एवं वातावरण के मध्य प्रभावशाली समायोजन यानी एडजस्टमेंट प्राप्त करने में सहायता दी जाती है। यानी परामर्श क्या होता है कि 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को क्या कर रहा है, उसकी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग यानी सभी स्थितियों का समावेश होता है, और जिसमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एवं वातावरण के मध्य क्या होता है, प्रभावशाली समायोजन प्राप्त करने में सहायता दी जाती है। कि आपके पास ये चीज़ें हैं, इस तरह से आप अगर इस तरह से वर्क करेंगे तो आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। ये सभी चीज़ें इस तरह से होता है। वाक दोष
विकलांग बालकों में वाणी दोष वाले बालक भी बहुत होते हैं। वाणी दोष यानी बोलने में प्रॉब्लम है। वाक दोष वाले बालक या तो ठीक प्रकार से बोल नहीं पाते अथवा उनके द्वारा बोली गई बात श्रोता भली भांति समझ नहीं पाते अथवा देर से समझते हैं। बोलने के दोष प्रमुख है उच्चारण संबंधी दोष, देर से बोलने के दोष, हकलाना, ओष्ठ विकृति, आवाज़ की समस्या, श्रवण विकृति, ये सभी हो जाते हैं। बाल अपराध के कोई 2 कारण लिखिए। तो बाल अपराध के 2 कारण हो जाते हैं पारिवारिक कारण और भौतिक वंशानुक्रम, ये हो जाता है। डाइट के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी वेरी, यानी यहाँ पे 5 स्टार आप बना ले, इतना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपका हो जाता है शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास करना, औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के बीच की दूरी को घटाकर इसमें एकात्मकता स्थापित करना। विद्यालय पर्यवेक्षण के क्षेत्र बताएं। तो पर्यवेक्षण की निदानात्मक भूमिका, पर्यवेक्षण की मार्ग प्रदर्शन संबंधी भूमिका, ये हो जाती है। निदानात्मक यानी डायग्नोस करना, कोई भी कमी है उसको जानना। निरीक्षण प्रणाली में सुधार के कोई 2 सुझाव दीजिए। तो सरकारी निरीक्षण विद्यालय के अभिलेखों, सरकारी अनुदान के उचित प्रयोग, वित्तीय मामलों की व्यवस्था तथा सरकारी निर्देशों के पालन के अतिरिक्त शैक्षिक कार्यक्रम की भी जांच करें। निरीक्षणों की नियुक्ति करते समय उनकी योग्यता एवं अनुभवों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अधिगम अक्षमता वाले बालकों के 2 प्रकार बताए। तो अधिगम अक्षमता यानी जो सीखने में उनमें अक्षमता है। तो सामान्य अधिगम अक्षमता, जटिल अधिगम अक्षमता। धीमी गति से सीखने के कौन कौन से कारण हैं? तो आर्थिक परिस्थितियां हो जाती है, परिवार के सदस्यों का मानसिक स्तर, संवेगात्मक घटक, व्यक्तिगत घटक, ये सभी हो जाते हैं। बच्चा धीमी गति से कब सीख पाता है? यानी सीखता है जब उसके घर का वातावरण ठीक ठाक नहीं होता है। आप देख लो, बहुत चिड़चिड़े स्वभाव के लोग रह रहे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कला कलेश है, तो बच्चे क्या अच्छे से सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। और जितना अच्छा आप परिवेश देंगे, जितना अच्छा माहौल देंगे, बच्चा उतना अच्छा ही सीखेगा। एक अध्यापक दृष्टिबाधक बच्चे की पहचान कैसे करेंगे? तो जैसे आप अध्यापक हैं तो दृष्टिबाधक बच्चे की पहचान कैसे करेंगे? भाई बिल्कुल इस तरह से कर लें कि अगर वो अच्छे से देख नहीं पा रहा है, बार बार पलकों को झपक रहा है, इस तरह से है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो इस तरह से एक्टिविटी करेगा तो समझ जाएंगे। बाकी यहाँ पे हम देख लेते हैं, अध्यापक दृष्टिबाधित बालकों में नेत्रहीन बालकों को आसानी से पहचान सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और दुर्बल दृष्टि बालकों की पहचान हेतु उनकी चिकित्सा जांच कराकर भी पहचानी जा सकती है। जैसे कुछ परेशानी ऐसी होती है, लगता नहीं कि इसको कोई दिक्कत है लेकिन होती है, तो आप उसको डॉक्टर के दिखाएंगे तो पता चल जाएगा। तो चश्मा वगैरह ये लग जाता है, कुछ में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो ड्रॉप दे देते हैं तो उससे सही होता है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो भाई चश्मा लगा दिया जाता है ना। समावेशी बालक किस प्रकार के होते हैं? समावेशी बालक देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है। शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय उन सभी छात्रों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा है जो अपंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिंग तथा शारीरिक और मानसिक दक्षता से ग्रसित हैं। इस प्रकार के छात्र प्रतिभाशाली एवं शारीरिक रूप से अक्षम दोनों रूप से हो सकते हैं। अपवंचन क्या है? अपवंचन तो वंचित होना, बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता, यानी किसी चीज़ से क्या होना? वंचित रह जाना। तो वंचित रहना मतलब क्या होता है कि जैसे भाई बच्चा गरीब है, गरीब परिवार में बिलोंग करता है, तो वो हर एक चीज़ से क्या है? वो वंचित है, उसको कोई चीज़ मिल नहीं रही है ना, उसको दिक्कतें हो रही हैं। भाई नीड है, पुस्तकों की नीड है, नोटबुक की नीड है, यानी मान लीजिए किताबों की है नीड, उसको पेंसिल रबड़ हर एक चीज़ की पढ़ाई में उसको नीड है, नहीं मिल रही हैं। अब पौष्टिक आहार उसको नहीं मिल रहा है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं मिल रहे हैं, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। और बहुत लोग ऐसे दुनिया में हैं जिनको ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वो बच्चे क्या कहलाते हैं? अपवंचन। और गार्डन ने इसकी परिभाषा दी है कि वंचित होना बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। ठीक है। मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो मंद बुद्धि बालकों की 80 से 85 होती है, और 90 पहुंच जाएंगे तो सामान्य हो जाएंगे, है ना। तो 80 से 85। सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व, सृजनात्मकता, एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, सॉरी यहाँ पे क्रिएटिविटी होता है, सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। तो मौलिकता और प्रवाह क्षमता, लचीलापन, विस्तार की क्षमता, पुनः परिभाषीकरण, समस्या की अनुभूति, ये सभी हो जाते हैं। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। परामर्श प्रक्रिया के प्रमुख अंग बताएं। तो परामर्श प्रक्रिया के प्रमुख अंग कौन कौन से हो जाते हैं? परामर्श के लक्ष्य, परामर्श प्रार्थी। भाई लक्ष्य भी ज़रूरी होता है कि हमें किस लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसी के अकॉर्डिंग तो परामर्श लेंगे। और प्रार्थी यानी जिसको चाहिए वो भी तो होना चाहिए ना। और परामर्शी या परामर्शदाता
भाई एक देने वाला परामर्श होना चाहिए, एक लेने वाला परामर्श होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए कि भाई आपका लक्ष्य क्या है, आप किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, है ना, क्या प्रॉब्लम है, उसी बात पे तो बात रखेंगे ना। तो लक्ष्य भी होना चाहिए। निर्देशन के 2 उपकरण बताएं, तो निर्देशन के 2 उपकरण हो जाते हैं अवलोकन और परीक्षण। तो निर्देशन की प्रक्रिया में वार्ताएं, साक्षात्कार, परीक्षण आदि क्या होते हैं, आदि विधाओं का भी प्रयोग किया जाता है। भारतवर्ष में शैक्षिक व्यवसायिक निर्देशन की वर्तमान स्थिति अत्यंत दयनीय है। प्रशिक्षित निर्देशों का अभाव, शिक्षकों में अधिक कार्यभार, माता पिता की जागरूकता की तथा प्रमाणीकृत परीक्षणों की कमी इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। एनरिच्ड करिकुलम फॉर रैपिड लर्नर्स पुस्तक के लेखक तो हॉलिंगवर्थ। पिछड़े बालकों की 2 विशेषता बताएं, तो पिछड़े बालक की विशेषता क्या है, सीखने की धीमी गति होती है, जीवन में निराशा का अनुभव होता है, और समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति, व्यवहार संबंधी समस्याओं की अभिव्यक्ति, जन्मजाति योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि, सामान्य शिक्षक विद्यार्थियों द्वारा शिक्षा ग्रहण करने की विफलता, ये सभी क्या हो जाते हैं, तो पिछड़े बालकों की विशेषताएं हो जाती हैं। मंदबुद्धि बालकों के शिक्षक के 2 गुण बताएं। जैसे कोई बच्चा मंदबुद्धि है और उसका कोई शिक्षक है, मान लीजिए आप शिक्षक हैं, तो आप बच्चे के साथ कैसा क्या करेंगे, तो शिक्षक को विषय वस्तु धीमी गति से तथा बार बार दोहराते हुए पढ़ाना चाहिए। भाई अच्छा शिक्षक है, उसने बच्चे का मिजाज समझ लिया, अगर उसको एक बार में चीज़ें नहीं आ रही दोबारा समझाएंगे, दोबारा नहीं आ रही तीसरी बार समझाएंगे, यानी रिपीटेशन करेंगे, बार बार रिपीट चीज़ों को करवाते हुए। और शिक्षक को बालकों की सहायता, परामर्श तथा निर्देशन के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि शिक्षक क्या है, उनको बच्चों को परामर्श टाइम पे देते रहना चाहिए, निर्देशन देते रहना चाहिए कि तुम कर सकते हो, तुम क्यों नहीं कर सकते हो, तुम में भी वो चीज़ें हैं जो सब बच्चों में हैं। तो ऐसे करके वो मोटिवेट होगा, और मोटिवेट होगा तो बच्चा आगे बढ़ेगा। और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, यानी बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अरे जाओ तुम सीख ही नहीं पाओगे, ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए। और व्यवसायिक परीक्षण देना बिल्कुल सही बात है, क्योंकि व्यवसाय भी भाई व्यवसाय का भी तो चुनाव होता है। एक जब एक पीरियड आता है एक एज के अकॉर्डिंग, तो क्या होता है भाई, जब पढ़ा जाता है तो किस लिए कि भाई जॉब भी मिले, जीविका भी चले, तो ये सभी चीज़ें, तो व्यवसायिक परीक्षण देना भी ज़रूरी है। विशेष विद्यालयों की व्यवस्था, इनके लिए विशेष विद्यालय आवश्यक हो जाते हैं। श्रव्यदृश्य सामग्रियों, यानी श्रव्यदृश्य सामग्रियों का भी क्या होना चाहिए इसमें, इससे बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं। और श्रव्यदृश्य सामग्री तो आप लोग जानते हो, जो जैसे आपका टीवी, मोबाइल, रेडियो और आपकी पुस्तक, ये सभी इसमें आ जाती हैं। कुछ श्रव्य में होती है जो सुन सकते हैं, कुछ दृश्य में होती है जिनको सिर्फ देख के शिक्षा लेते हैं, श्रव्य दृश्य जिनमें दोनों में जैसे सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं और हम शिक्षा लेते हैं। हाँ, 2 बुद्धि परीक्षणों के नाम लिखिए, तो पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण और पेटरसन परफॉर्मेंस टेस्ट। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण, स्टैनफोर्ड संशोधित विनय परीक्षण। एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस का लेखक बताएं, तो विलियम मार्टिन प्रोक्टर। तो इसको भी आप अच्छे से रट लीजिए। अभी एक और पुस्तक देख चुके हैं, और इस पुस्तक को तो इस पर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख के और इसको याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है रेविन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स क्या है। तो रेविन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, इस परीक्षण में अनेक मैट्रिसेस हैं जो एक दूसरे से अधिक कठिनाइयाँ होती हैं। यह रेखा गणितीय आकृति और डिज़ाइन में होती हैं। 1956 ईस्वी की परीक्षण में संशोधित संस्करण में 5 भाग होते हैं। प्रत्येक भाग में 12 पद है। वर्तमान समय में इसके 3 संस्करण हैं। विनय ने साइमन के सहयोग से सर्वप्रथम कब बुद्धि परीक्षण किया, तो 1905 ईस्वी में किया, है ना। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। टीएलएम से आप क्या समझते हैं, तो टीएलएम का मतलब होता है जो जब शिक्षा दी जाती है तो उसमें टीएलएम का यूज़ किया जाता है, यानी शिक्षक सहायक सामग्री होती है। जैसे आपका बोर्ड हो जाता है, डस्टर हो जाता है, चॉक हो जाता है और बुक हो जाती हैं, ग्लोब हो जाता है। ये सभी चीज़ें किस में आती हैं, तो टीएलएम में ही तो आती हैं। तो बस आपको यही लिखना है और तो कुछ नहीं लिखना है। अपवंचित बालक कौन होते हैं, जो बच्चे जिनको चीज़ें मुहैया नहीं हो रही होती हैं उनको तो ही अपवंचित कहते हैं ना। तो अपवंचित बालक अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सक्षम नहीं होते हैं, यानी सक्षम यानी चीज़ें मुहैया नहीं हो रही हैं, वो उसके लिए तरस रहे हैं।
है ना, वो चीज़ है। और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, जबकि पिछड़े बालक अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ होते हैं। तो जो पिछड़े बालक है, तो पिछड़े बालक का मतलब ये होता है अपने बच्चों, जो अपने साथ में पढ़ने वाले बच्चों से वो पीछे है। और अपवंचित का मतलब ये होता है जो समाज में उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो अच्छे से उसको भोजन नहीं मिल रहा है, उसकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, तो वो हर चीज़ से क्या है, उसको हर चीज़ से वो दुखी है, परेशान है, उसको चीज़ें मिल नहीं रही हैं, वो चीज़ है। तो ऐसे क्या लगता होगा, अपवंचित और पिछड़े मतलब सेम सेम वाला लगता नहीं है, क्योंकि भाषा ही ऐसी होती है। लेकिन पिछड़े का मतलब ये नहीं होता कि बच्चा अगर रिच फैमिली से है और अपने क्लास के बच्चों में अपने साथियों जो यानी साथियों से पिछड़ा हुआ है सब्जेक्ट में, किसी सब्जेक्ट में, तो इसमें और अपवंचित में फ़र्क होता है ना। श्रवण विकृति यानी सुनने में प्रॉब्लम है, तो सुनने में कोई ना कोई खराबी होती है, उसी को श्रवण विकृति कहा जाता है। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि आप देख लें, जिसमें आपको विश्वास आ जाए कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, है ना। और डाइट की स्थापना के 2 उद्देश्य हमने क्या इस पर 5 स्टार दे रहे हैं, क्योंकि ये 5 स्टार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास करना, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच की दूरी घटाकर इसमें एकात्मकता स्थापित करना। निदान शब्द यानी कमज़ोरी का पता लगाना, बस आपको यही लिखना है। और हकलाने से क्या तात्पर्य है, जो बच्चा क्या करता है, बोलने में उसको प्रॉब्लम होती है, वो हकला कर बोलता है, तो यही हकलाना होता है। तो हकलाना एक वाणी दोष है, परंतु 1000 बालकों में से केवल 8 या 10 बालक ही इस समस्या से पीड़ित होते हैं। इस प्रकार की समस्या में बालक शब्दों को बोलते समय रुक जाते हैं, कभी कभी बोलते समय उलझन भी महसूस करते हैं, और आंखें बंद करके बोलना, शरीर के अंगों को हिला हिला कर बोलना, ये सभी चीज़ें होती हैं। जैसे कोई हकला रहा होता है, देखो कुछ तो ऐसे व्यक्ति आपको मिलेंगे जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है बस उनकी बात खत्म हो गई, लेकिन वो अंदर अंदर से ऐसे लगता है अपने शरीर को हिला रहे हैं, बहुत पसीने उनके छूट रहे हैं। फिर जब वो बात करेंगे तब आप समझोगे अच्छा अब बात कंप्लीट हुई है। तो ऐसे लोग होते हैं, तो ये हकलाने के ये जो हैं ये मतलब दोष हो जाते हैं, ये वाणी दोष होते हैं, ठीक है। परामर्शदाता के 2 गुण लिखिए। तो भाई परामर्शदाता कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अच्छे स्वभाव का होना चाहिए, गुस्से वाला नहीं होना चाहिए। अगर भाई गुस्से वाला होगा तो आप उसके पास जाने से कतराओगे, सोचोगे ये तो हम कहेंगे अपनी प्रॉब्लम रखेंगे तो ये तो हम पे गुस्सा होगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सरल स्वभाव का होना चाहिए, है ना। तो यानी परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी को अपना निर्णय लेने में उसकी मदद करता है, और परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी के लिए ऐसा वातावरण बनाता है जिसमें परामर्श प्रार्थी अपनी समस्या पर खुलकर चर्चा करता है। तो वही वाली बात होगी, अगर अच्छे से है, वो अच्छे से आपसे बातचीत कर रहा है तो आप अच्छे से खुलकर बात करोगे, और जहाँ उसका आपने अपरालू स्वभाव या इस तरह का देखा तो अपनी प्रॉब्लम ही नहीं बताओगे। और कुछ लोग होते भी हैं बहुत सीधे शरीफ बनते हैं और बाद में आपकी बात को ले लेते हैं, और बाद में क्या करते हैं वो सीधे शरीफ नहीं होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। लेकिन परामर्शदाता आप ऐसे को चुनें कि जिस पे आप विश्वास करें, वो विश्वास क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, आप उसके अकॉर्डिंग मशवरा लेने गए हैं ना, तो अपनी प्रॉब्लम को तो बताएंगे, और कुछ लोग प्रॉब्लम को जानकर उससे फ़ायदा भी उठा लेते हैं। पिछड़े बालकों की 2 विशेषताएं बताएं। तो जो पिछड़ा बालक होता है, तो पिछड़ा बालक की शारीरिक और मानसिक विशेषता सामान्य बालकों से भिन्न होती है। अगर भिन्न ना हो तो वो भाई पिछड़ेगा नहीं। पिछड़े बालकों में मौलिकता नहीं होती, इनके सोचने समझने तथा तर्क करने के तरीके भिन्न होते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसलिए तो वो पिछड़ा होता है। शारीरिक दक्षता से आपका क्या अभिप्राय है। तो शारीरिक फिटनेस को कार्य और आराम की गतिविधि की दक्षता और प्रभावी ढंग से करने, स्वस्थ होने तथा गतिज बीमारियों को प्रतिरोधक शक्ति तथा आकस्मिक स्थितियों का सामना करने की क्षमता का मानदंड माना जाता है। डाइट के कोई 2 विभागों के नाम लिखिए। तो प्रशासनिक शाखा विभाग और योजना एवं प्रबंधन। पर्यवेक्षण के 2 प्रकार लिखिए। तो निरंकुश या सत्तावादी पर्यवेक्षण और लोकतांत्रिक पर्यवेक्षण। बुद्धि लब्धि के संदर्भ में वास्तविक आयु क्या है। वास्तविक आयु देखिए, किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 के सूत्र में दिया जाता है। यह सूत्र जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न द्वारा 1912 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है। तो आपको पता ही है बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, और इसमें किसने दिया, तो ये भी आपको पता हो गया, 1912 ईस्वी में दिया। उसके बाद आपका क्वेश्चन है निर्देशन के 2 उपकरण। तो साक्षात्कार और प्रश्नावली। भाई साक्षात्कार यानी इंटरव्यू जिसको कहते हैं, और आपका क्या हो जाता है प्रश्नावली, प्रश्न जिसमें पूछे जाते हैं। प्रश्नावली वही चीज़ एक ही होती है, साक्षात्कार में ही भी प्रश्न ही पूछे जाते हैं, है ना।
परामर्श के क्या उद्देश्य हैं? व्यक्ति को उसके व्यवहार तथा अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाने हेतु सहायता करना। तो यही तो परामर्श होता है ना। पर्यवेक्षण का क्या अर्थ है? देखिए बार बार घूम घूम के वही क्वेश्चन आ रहे हैं। पर्यवेक्षण में विद्यालय की गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाता है, यानी उसकी निगरानी करना। खुले लफ्ज़ों में इस तरह से, यानी सरल भाषा में आप इस तरह से समझ सकते हैं, पर्यवेक्षण यानी निगरानी। इसकी सहायता में अध्यापकों की कार्यकुशलता को बढ़ाया जाता है। पर्यवेक्षण द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाया जाता है। निदान एवं उपचार, निदान यानी समस्या के बारे में जाना, उपचार यानी समस्या का समाधान करना। बस। पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण में अंतर। तो पर्यवेक्षण क्या होता है? पर्यवेक्षण में केवल गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता है, जबकि निरीक्षण में गुण एवं दोष दोनों को इंगित किया जाता है। निरीक्षण जब किया जाता है तो ये भी तो होता है कि भाई अगर बच्चा अच्छा है पढ़ने में तो उसको पास किया जाता है, नहीं तो उसको फेल कर दिया जाता है ना। और पर्यवेक्षण में क्या है कि उसकी गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता है, उसके बारे में निगरानी रखी जाती है, बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, उसको सोल्यूशन कैसे निकले, यही सब चीज़ें हैं। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कब और कहाँ स्थापित की गई? तो सन 1947 ईस्वी में इलाहाबाद में। परामर्श में सहयोग देने वाली 2 संस्थाओं के नाम लिखिए। तो डायट जिला चिकित्सालय मनोविज्ञान शाला। शिक्षण एवं निर्देशन में अंतर। तो शिक्षण एक प्रक्रिया है शिक्षा प्रदान करने की, जबकि निर्देशन में मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। निर्देशन में क्या किया जाता है? तो मार्गदर्शन दिया जाता है। और शिक्षण में क्या होता है? तो शिक्षा प्रदान की जाती है। तो नाम से ही पता चल रहा है, इसमें तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है ना। और शारीरिक विकलांगता यानी कोई प्रॉब्लम होती है शरीर में तो उसी को शारीरिक विकलांगता कहते हैं। जैसे अस्थि बाधित, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित तथा मूक बाधित बच्चे शारीरिक विकलांग बालक कहलाते हैं। पिछड़ापन मापने की इकाई क्या होती है? तो बुद्धि लब्धि होती है। अपंगता के 2 कारण बताएं। तो जन्मजात अथवा दुर्घटनावश। कुछ बच्चे क्या होते हैं? अपंग जन्म से ही होते हैं और कुछ बाद में हो जाते हैं, कुछ दुर्घटना हो जाती, कुछ बीमारी आ जाती तो कहते हैं वो बीमार हो गए थे, तो इसलिए उसमें ये प्रॉब्लम आ गई है। समावेशी शिक्षा का सूक्ष्म आशय, यानी बहुत छोटा वो चीज़ बताएं, समझ लीजिए परिभाषा। तो समावेशी यानी समान, यानी सभी को, यानी सार्वभौमिक। समावेशी शिक्षा का सूक्ष्म आशय है शिक्षा की सार्वभौमिकता। आप ऐसे लिख सकते हो, बहुत छोटा सा मतलब पूछा है कि आप छोटे लफ्ज़ों में, कम लफ्ज़ों में हमें बताए। तो सार्वभौमिकता यानी शिक्षा की सार्वभौमिकता। तो वैसे तो आपको समावेशी का मतलब पता ही है कि समान शिक्षा, एक जैसी शिक्षा, जो एक छत के नीचे एक जैसी शिक्षा दी जाती है बिना किसी भेदभाव के, उसको कहते हैं समावेशी शिक्षा। लेकिन सूक्ष्म में पूछें तो सार्वभौमिक, है ना। उसके बाद क्वेश्चन है आवाज़ की समस्या का दोष क्या है? भाई आवाज़ में जो आवाज़ की समस्या वो होती है जबकि एक व्यक्ति को यह समझ नहीं आता कि किन परिस्थितियों में ऊंचा बोलना चाहिए तथा किन परिस्थितियों में उसे नीचा बोलना चाहिए। तो ये आवाज़ की प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग होते नहीं, एक ही ले में बोलते चले जाते हैं, एक ही ले में बोलते चले जाते हैं, तो उनमें प्रॉब्लम होती है। इसलिए पिछड़े बच्चे, यानी अपनी ही कक्षा में बच्चे पिछड़ जाते हैं अपने साथियों से, उन्हें पिछड़े बच्चे कहते हैं। तो आपको पता है पिछड़े बच्चों का अधिगम स्तर मंद होता है। बिल्कुल भाई, मंद ना हो तो जितने सब्जेक्ट है उसमें सब में तेज हो, कोई किसी में पिछड़ गया। पिछड़े बच्चों का व्यवहार असमायोजित होता है। पिछड़े बच्चे जीवन में निराशा का अनुभव अधिक करते हैं। तो है ही है, जब इंसान पिछड़ा है तो वो जीवन में अनुभव जो है क्या करेगा, वो पिछले बच्चे जीवन में निराशा का अनुभव करते हैं। निर्देशन शब्द से आप क्या तरफ, यानी गाइडेंस। निर्देशन का मतलब होता है गाइडेंस, यानी कोई आपको गाइड कर रहा है ना। तो निर्देशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है गाइडेंस, और इसका सामान्य अर्थ मदद करने से लिया जाता है। जॉन्स के शब्दों में निर्देशन का अर्थ है प्रदर्शन करना, इंगित करना, सूचित करना तथा पथ प्रदर्शन करना। इसका अर्थ सहायता देने से अधिक है। तो बस निर्देशन को आप गाइडेंस से याद कर लें। भाई आपको कोई गाइड कर रहा होता है तो क्या करता है? तो आपकी समस्या को सॉल्व करता है ना। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से आप क्या समझते हैं? विशिष्ट यानी जो सामान्य बच्चों से या ऊपर हैं या नीचे हैं, है ना, जिनका IQ लेवल। तो जो बच्चे सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं वे विशिष्ट बच्चे कहलाते हैं। विशिष्ट बच्चों में अंतर्गत शारीरिक रूप से अक्षम, प्रतिभाशाली, मंद बुद्धि, शैक्षिक रूप से पिछड़े आदि प्रकार के बच्चे आते हैं। यानी इसमें दोनों तरह के बच्चे आते हैं सामान्य को छोड़कर। और वाक दोष यानी बोलने में प्रॉब्लम है, तो अटकना, हकलाना, वाणी में दोष, ये सब तुतलाना, इस तरह से आप लिख देंगे। और असुविधा संपन्न समूह के बच्चे, तो असुविधा जहाँ पे चीज़ें नहीं मिल रही, तो मानसिक रूप से विकलांग, अनुसूचित जाति के बच्चे, अनुसूचित जनजाति के बच्चे। और यहाँ पे देखिए आपके क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए हैं। तो आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा और काफ़ी आप लोगों को ये हेल्प भी कराएगा, क्योंकि हर एक चीज़ आपको एक ही जगह पे प्रोवाइड हो रही है, मिल रही है।
ठीक है, तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं, अच्छे से तैयारी करें, अच्छा जाकर वहाँ पे परफॉर्मेंस करें। ठीक है, तो अभी हम लोग लघुत्तरीय भी देख लेते हैं और उसको हम बहुत ही सरल भाषा में समझते हुए चलेंगे। ऐसा ना सोचिएगा कि जो लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चन है उनको मैम क्या करेंगी, पूरे पूरे पेज को पढ़ेंगी और पढ़ तो हम भी लेते हैं, ऐसा नहीं है। उसको सरल भाषा में हम आपको बताएंगे कि किसका मतलब क्या होता है। बस आप अगर 2 क्वेश्चन अति लघु आपने तैयार किए हैं तो 1 लघु आप आराम से लिख लेंगे। तो बस क्या है, जो उसके लिखावट है यानी जो उसकी भाषा, अगर आप उसको समझ लेंगे तो क्वेश्चन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ये जितनी चीज़ें हमने पढ़ी है क्या है, शरीर में होने वाली चीज़ें हैं सब। हम पे वो चीज़ें, आप पे वो चीज़ें क्या होती हैं, सभी चीज़ें फॉलो करती है। भाई कोई बच्चा है तो क्या है बहुत ज़्यादा तेज़ पढ़ने में है, कोई क्या है बहुत तेज़ नहीं है तो सामान्य बच्चा है, किसी का आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा है, किसी का आईक्यू लेवल नॉर्मल है, मतलब सामान्य है। तो इस तरह से वही चीज़ें तो हमें बस पढ़नी, और तो हमें एक्स्ट्रा में तो कुछ नहीं पढ़ना है। या हमारे स्कूल में, हमारे विद्यालय में क्या होता है, हम बच्चों की पहचान कैसे करते हैं, बस उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है ना। तो बस लघु में भी हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से और सेशन को कंप्लीट कर देते हैं। क्वेश्चन आपको हो जाता है, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की विशेषताएं बताएं। तो जो बच्चे धीमी गति से सीखते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, तो यहाँ पे समझ लेते हैं। वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि औसत से कम होती है, वो भी उन विकास प्रतिमानों का अनुसरण करते हैं जिनका आईक्यू उच्च स्तर का होता है। इनकी एक विशेषता ये होती है कि वे अपने समायु वाले साथियों की तुलना में अपरिपक्व प्रतीत होते हैं और इनमें कम आत्मविश्वास और निम्न स्तर की आत्म प्रतिष्ठा हो सकती है। यानी जब बच्चे धीमी गति से सीख रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनमें बुद्धि कम होगी, यानी जब बुद्धि लब्धि उसकी चेक की जाएगी तो कम होगी। प्लस उसमें क्या होगा, जो अपने साथ में बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे वो क्या कम अपरिपक्व होगा, यानी परिपक्व नहीं होगा, यानी अपरिपक्व वो प्रतीत करेगा। ये चीज़ हो जाती है। धीमी गति से सीखने वाले बालकों की शिक्षा हेतु सुझाव दीजिए। तो धीमी गति से जो बच्चे सीखते हैं तो उनके लिए ये करना चाहिए, जैसे भाई हम उनको बार बार अनुकरण द्वारा सिखाएंगे, है ना। सबसे बड़ी बात तो यही हो जाती है कि भाई जो बच्चा जल्दी से सीख रहा है तो उसको तो हमने एक बार में बताया, एक बार में उसकी समझ में आ जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जो धीमी गति से बच्चे सीखते हैं तो उनको हम एक चीज़ को बार बार बताएंगे, रिपीट करेंगे, तभी बच्चे सीख पाएंगे। उनमें एक आत्मनिष्ठा की भावना बनाएं, उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न करें, उनको क्या प्रोत्साहित करें, कभी भी हतोत्साहित ना करें कि तुम कर सकते हो, तुम करो, और जब ये बच्चा कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। तो ऐसे करके वो सीखने की कोशिश करेगा और आगे बढ़ेगा। पाठों को बार बार दोहराया जाए, देखिए वही बात आ गई कि पाठ को बार बार दोहराया जाए, जो चीज़ एक बार बताइए उसको फिर से बताएं। यानी कोई बच्चा अगर प्रतिभाशाली है, ये प्रतिभाशाली बच्चा, तो उसको तो आप खाली एक हेडिंग बताएंगे और वो पूरा आंसर कर देगा। लेकिन क्या है, जब सामान्य बच्चा होता है उसको आप जितना बताएंगे उतना वो सीख लेगा। लेकिन जो कम बुद्धि वाले बच्चे होते हैं उनको आप अगर एक बार बताएंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए उनको क्या बार बार आप बताएं, ये नहीं कि आप चिड़चिड़े हो जाएं, नहीं तुमको नहीं आता, तुम्हारे बस का नहीं है, हटो यहाँ से, जाओ यहाँ से, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाता है कि धीमी गति वाले जो बच्चे, उनकी शिक्षा के लिए आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए। और छोटे छोटे पाठों को श्रृंखला में पढ़ाएं कि थोड़े समय में ही पूरे किए जा सकें। यानी क्या है, एक पाठ है तो उसको ऐसा नहीं है कि आपने एक ही दिन में पढ़ा दिया, वैसे भी नहीं। आपको क्या करना चाहिए, लेसन प्लान बना के बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि किस तरह से हमको एक पाठ को कितने टुकड़ों में बांटना है अपने टाइम के अकॉर्डिंग। तो इससे क्या होता है, बच्चे को बोझ नहीं लगता है और वो चीज़ों को अच्छे से स्मूथली सीखता चला जाता है। प्रोग्राम प्रणाली की प्रविधियाँ उनके लिए उपयोगी हो सकती हैं। छोटे छोटे पदों में पढ़ाएं और जहाँ त्रुटि हो वह तुरंत पता लगाना चाहिए कि भाई क्या कह रहे हैं कि जो प्रणालियाँ होती हैं उनसे बच्चों को सिखाना चाहिए। बहुत सी विधियाँ ऐसी हैं, जैसे हमें सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात, इन सभी का यूज़ करके, टीएलएम का यूज़ करके, ज़्यादा से ज़्यादा टीएलएम का यूज़ करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जिससे बच्चा क्या करेगा, इंटरेस्ट लेगा। भाई आप श्रव्य दृश्य सामग्रियों का यूज़ करेंगे तो बच्चा क्या करेगा, इंटरेस्ट लेगा। कहानी के माध्यम से बच्चों को सिखाएंगे तो क्या वो इंटरेस्ट लेगा। यानी बच्चों को श्रव्य दृश्य सामग्रियों का यूज़ करना, नए नए तरीके से नए तरीक़ों को यूज़ करके शिक्षा देनी चाहिए, जिससे बच्चा आसानी से सीख सके। इस बात का लेखा रखें, जो
कार्य करें उन्हें यानी जो कार्य उन्हें दिया गया वह उन्होंने पूरा कर लिया या मतलब किया है और उसकी प्रगति हो रही है। और इस बात का भी ध्यान रखें, ऐसा नहीं आपने उसको एक दिन बता दिया और उसके बाद ध्यान भी नहीं रखा कि बच्चे ने क्या किया है या जो हमने कल सिखाया था वो बच्चे को समझ में आया भी है या नहीं। तो इस बात का ध्यान भी रखें, ऐसे नहीं कि आपने पढ़ा दिया और काम ख़त्म, सिलेबस बस कंप्लीट करा दिया, काम ख़त्म, ये चीज़ नहीं होती। इसीलिए तो बस्ते का बोझ कम करके और बच्चे के सीखने पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि भाई बच्चे ने कितना सीखा है। ऐसा नहीं कि बच्चे ने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है या नहीं, बच्चे ने सीखा कितना है, ये चीज़। वाक दोष के प्रकार, तो वाक दोष का मतलब होता क्या है? वाक दोष यानी बोलने से होता है ना, तो यह बालक वो होते हैं जो कि शब्द उच्चारण दोष से ग्रसित होते हैं। भाई जब बोल रहे हैं तो उनमें क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, यानी वो सही से शब्दों को नहीं बोल पा रहे हैं। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं वाक दोष। तो ये देखिए, जिसमें बालक एक शब्द अक्षर बोलते हैं तथा दूसरा भूल जाते हैं, जैसे कोआ को सिर्फ को कह देते हैं। कभी कभी वो बालक एक ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि गलत बोलते हैं, जैसे पहला कोआ फिर तोआ कहते हैं। तो ऐसे होता नहीं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग बहुत सी ऐसी ध्वनियाँ निकालते हैं जिसमें इसमें क्या होता है, जैसे अगर किसी का अंग को, जैसे कि ज़बान, उसमें ये होता है, कहते हैं कि यहाँ पे वो एक ज़बान थोड़ी सी ज़्यादा लगी होती है, वहाँ पे चिपकी हुई होती है, जिसको बोलते हैं कि इनकी ज़बान लगी हुई है, तो उसके वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। कुछ में क्या होता है, वाक दोष की समस्या होती है, यानी वो स्टार्टिंग से जैसा बच्चा बोल रहा है उसको टोका नहीं गया, रोका नहीं गया, यानी वो जैसे बोल रहा है वैसे बोल रहा है। कभी कभी बच्चे ज़्यादा प्यार में भी बिगड़ जाते हैं कि बच्चे को तोतली ज़बान बोल के सिखाया जाता है। तोतली ज़बान में आप अच्छे भले थे और बच्चे को कैसा सिखा दिया, तोतलापन सिखा दिया। तो यानी इससे भी बच्चे का जो वाक दोष होता है, यानी वाक दोष उसमें आ जाता है। तो यहाँ पे आपका हो जाता है त्रुटिपूर्ण अधिगम अंगीय दोष। तो वही चीज़ आ जाती है कि त्रुटिपूर्ण अधिगम, यानी आपने उसको जब शिक्षा दी तो कैसी दी, उसको गलत ही शिक्षा पहले से ही दे दी। और जो अंगीय दोष होते हैं, यानी अंग में अगर दोष है, वही चीज़ की ज़बान ज़्यादा लगी हुई है तो इसलिए बच्चा नहीं बोल पा रहा है। या कहीं पर जैसे कुछ बच्चों में क्या होता है, जैसे कुछ वर्ड ही ऐसे होते हैं, अगर दांत नहीं है तो वो वर्ड नहीं बोल सकता, जैसे ला और रा नहीं बोल सकता बच्चा। तो और जैसे वही चीज़ बताई कि अगर बच्चे से उस भाषा में बात किया जा रहा है, तोतली ज़बान में बात किया जा रहा है, वही चीज़ है, बार बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप समझ चुके हैं कि वाक दोष क्या होता है। वाक दोष वाणी में होता है और बच्चा तोतली ज़बान में बोलता है। या तो बच्चा ऐसा होता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि कोई विकृति होती है, या तो उसके घर का माहौल, या माहौल का मतलब ये बच्चों को लाड प्यार में उसको बिगाड़ दिया गया। तो ऐसे भी ये चीज़ें आप लिख देंगे, हकलाना, तुतलाना। और कुछ बच्चे होते हैं जो आवाज़ को जब आवाज़ निकालते हैं तो पहले तो थोड़ा सा आप बोलेंगे, फिर उसके बाद ऐसा लगेगा रुक गए हैं, अटक गए हैं, फिर उसके बाद एकदम से ऐसे लगेगा उनके शरीर उनका काँप रहा है, उनके पसीना छूट रहा है, फिर वो पूरी बात कहेंगे। यानी कि वो अंदर से क्या करते हैं, जो वर्ड है उसको निकालने में उनको बहुत टाइम लग जाता है। तो ये सभी चीज़ें आप लिख देंगे। श्रवण क्षति युक्ति बालकों के प्रकार बताएं, बालकों की पहचान कैसे करेंगे। श्रवण यानी सुनने में, यही तो होता है। तो आधुनिक विशेषज्ञों ने श्रवण बाधितों को 4 भागों में बांटा है, और केंद्रीय श्रवण दोष, मनोवैज्ञानिक श्रवण दोष, नाड़ी संस्थान श्रवण दोष, आचरण में श्रवण बाधिता। तो केंद्रीय श्रवण बाधिता यह वह बालक होते हैं जो जटिल बाधा से ग्रसित होते हैं। इस प्रकार के बालक ध्वनि के बारे में जानते तो हैं, परंतु ये इसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं तथा इसकी संप्रेषण समस्या भी काफ़ी गंभीर होती है। दोष दवाओं के सेवन से आ सकते हैं, इसलिए इनके सुधार में अधिक समय लगता है। ये कौन से होते हैं, तो केंद्रीय श्रवण बाधित हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक श्रवण बाधित कौन होते हैं, इस प्रकार के बाध्यता का कारण मनोवैज्ञानिक होता है, या बालक अपनी समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, और इन बालकों में किसी रोग के कारण ही बाध्यता आ जाती है। कई बार यह पहचानना कठिन हो जाता है कि दोष मनोवैज्ञानिक है अथवा जैविक। इन बालकों के उपचार में अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। नाड़ी संस्थान श्रवण बाधिता, बालकों में नाड़ी संस्थान के दोष के कारण यह दोष आता है, अतः इसका उपचार करना संभव नहीं हो पाता, या बालक श्रवण यंत्रों की सहायता से सुनते हैं। इन्हें शिक्षा देने हेतु अलग अलग शिक्षा प्रावधानों का प्रयोग किया जाता है, या होठों की भाषा
यानी लिप रीडिंग के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा इन्हें विशिष्ट विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है। आचरण श्रवण बाधिता तो साधारण रूप से ऐसे बाधित बालक आचरण दोषी होते हैं। यह दोष कान के रोगों से संबंधित होते हैं। यदि चिकित्सक इनका उपचार करें तो यह दोष ठीक हो सकते हैं, परंतु कई बार चिकित्सकों की गलती से यह और अधिक बाधित हो जाते हैं। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। श्रवण बाधित बच्चों की पहचान से संबंधित लक्षणों का उल्लेख कीजिए। तो श्रवण यानी सुनने से, है ना, यह बालक अपने व्यवहार को एक सा नहीं रख पाते। ये बालक अपने शिक्षकों के होठों की गतिविधियों व हाव भाव को देखकर तथ्यों के बारे में पता लगाता है। अब सुनने में प्रॉब्लम है तो बच्चा क्या करेगा, जैसे आप बोल रहे हो तो क्या है, बच्चा आपका फेस देख रहा है। कोई भी जो सुनने में प्रॉब्लम करता है, जिसको सुनने में प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या करेगा, जब आप बोलोगे तो वो आपकी बात को सुनने के बजाय वो आपके फेस को देखता है। तो जब वो फेस को देखता है तो वो जो लिपसिंग हो रही होती है उससे वो चीज़ों को समझ लेता है। तो जब जैसे कोई सुनने में उसको प्रॉब्लम होती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको इशारे में समझाते हैं, ऐसे ऐसे इस तरह से इशारे करके समझाते हैं, है ना। तो वो चीज़ें हो जाती हैं। ये बालक ध्वनि पर अधिक ध्यान नहीं दे पाते हैं और ये बालक बातों को सुनने के लिए एक और सर झुकाते हैं। इनको मतलब ऐसे लगता है तो ऐसे करके कर लेते हैं, एक तरफ से इस तरह से कान कर लेते हैं। यानी सर झुकाने की बात मतलब ये है कि कान को इस तरह करेंगे, ऐसा मतलब ये कि हमको सुनाई पड़ जाए जो ये बोल रहा है। तो ऐसे एक्टिविटी देखिए करते नहीं, जो भाई आसपास में ऐसे लोग होते हैं तो जो होते हैं तो उनको इसी तरह से एक्टिविटी करते हुए आपने देखा होगा ना। उसके बाद यह हो जाता है, यह बिना बुलाए ही बातों के बीच में निरर्थक बोलना शुरू कर देते हैं या धीरे धीरे बोलते हैं। इन्हें शब्दों के सही उच्चारण में कठिनाई होती तथा कक्षा में दी गई ध्वनियों को पहचान नहीं पाते हैं। अब ये बोलना इसलिए स्टार्ट कर देते होंगे कि भाई इनको लग रहा है कि इनसे बात की जा रही है या इनके मतलब की बात की जा रही है, क्योंकि इनको सुनाई ही नहीं पड़ रहा है। तो वो क्या है, उनको यही नहीं पता कि तब कब आप बोल रहे हो कब नहीं बोल रहे हो। तो वो क्या करते हैं, बीच में ही, आपकी समझ में तो यही आएगा कि वो बीच में बोल रहे हैं, लेकिन उनको खुद नहीं पता है कि बीच में बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, है ना। और यहाँ पे आपका हो जाता है, अब भाई क्या है, अगर इनमें प्रॉब्लम हो जाती है तो आप क्या करेंगे, चिकित्सीय परीक्षण, विकासात्मक मापन, बालक का अध्ययन, मनोनाड़ी परीक्षण, बालकीय व्यवहार का निरीक्षण, ये सभी हो जाता है। लेखन अयोग्यता से आप क्या समझते हैं, यानी लिखने में प्रॉब्लम होती है तो वो चीज़, तो इसको जो जिसमें लिखने में जिसको प्रॉब्लम होती है उसको कहते हैं डिस्ग्राफिया। और डिसलेक्सिया यानी पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। जब बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम हो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। पढ़ने में अगर प्रॉब्लम है तो होता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया। और लिखने में अगर प्रॉब्लम है तो क्या होगा, लिखने में तो होगा डिस्ग्राफिया। क्या होगा, डिस्ग्राफिया। ठीक है, ये होगा। तो अब आप इसको समझ लें पहले। जैसे कोई बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है, जैसे लिखा है LUX, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं, इससे एग्जाम्पल देते हैं कि आप याद कैसे रखेंगे डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया। आप लेने गए लक्स साबुन, ठीक है, और आपको वहाँ पे दे दिया कोई सा भी एक साबुन, नंबर 1 मान लीजिए साबुन दे दिया, ठीक है, शॉप पर। तो क्या हुआ कि आपने क्या किया, जैसे ही आपने पढ़ा कि नहीं भाई ये तो लक्स नहीं है, लक्ष्य तो ये है, हमें ये दो, यानी कि आपने पढ़ लिया, आपको पढ़ना आता है। तो लक्ष्य यानी डिसलेक्सिया, लक्ष्य से आप याद रखेंगे, तो लक्ष्य से याद रखेंगे यानी आपने पढ़ लिया और लक्ष्य आपने ले लिया, उन्होंने नंबर 1 दिया था, ठीक है। तो इसलिए इस तरह से हो गया डिसलेक्सिया। इसमें बच्चे क्या होते हैं कि पढ़ने में इनमें अयोग्यता होती है। लिखने में जैसे आप जब लिखते हैं तो ग्राफ लिखते हैं ना, ग्राफ से ऐसे लिखते हैं ना, इस तरह से ग्राफ ही तो लिखते हैं। तो यहाँ पे ग्राफिया है, तो ग्राफिया यानी लिखने से संबंधित। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिस्कैलकुलिया पूछा जाता है, कैलकुलिया कैलकुलेशन से आप जोड़ें, तो कैलकुलिया मतलब कैसे होता है, गणित में जो गणित संबंधी जो उसमें प्रॉब्लम होती है वो होता है डिस्कैलकुलिया। तो इसमें इस तरह से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि डिसलेक्सिया किसको कहते हैं, डिस्ग्राफिया किसको कहते हैं, कैलकुलिया किसको कहते हैं। तो ये चीज़ तो यहाँ पे समझते हैं।
लेखन संबंधी योग्यता को डिस्ग्राफिया के नाम से जाना जाता है। इस अयोग्यता के कारण छात्र निश्चित लेखन नियमों का पालन न करते हुए खराब लेखन करने लगता है। इसमें छात्रों द्वारा किया गया लेखन मापदंडों के आधार पर खरा नहीं उतरता, इसलिए इसे एक दोष माना जाता है। इस प्रकार के दोष के कारण भाषाई विकास में अवरोध उत्पन्न होता है। लेखन अयोग्यता का आशय उस अमानकीय लेखन की व्यवस्था से है जो अक्षरों के अनुचित बनावट, अनुचित शब्द दूरी एवं शिरोरेखा के अभाव को प्रदर्शित करता है तथा सुलेख की श्रेणी में नहीं आता है। मंदित मना बालक कौन है? तो देखिए, मंदित मना बालक कौन से हो जाते हैं, अथवा यहाँ पे क्वेश्चन आपका है मंद बुद्धि बालकों का अर्थ एवं परिभाषा बताएं। मंद बुद्धि बालक के क्या लक्षण हैं? तो साधारण रूप से जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 60 से कम होती है उन्हें अल्प मानसिक न्यूनता ग्रंथियों की श्रेणी में रखते हैं, किंतु इस श्रेणी में हम यहाँ सामान्य से नीचे बच्चों को क्या करते हैं, रखते हैं, क्योंकि मंद जो होते हैं भाई, मंद बुद्धि बालक कौन से होते हैं? जो सामान्य से नीचे होंगे, तो उन्हीं को तो हम रखेंगे। तो ऐसे बालक क्या होते हैं, ऐसे बालक कैसे होते हैं? उनको जल्दी से समझ में नहीं आता है। कोई चीज़ बताई जाती है, एक बार चीज़ों को बताया गया तो उनकी समझ में नहीं आया, एक से ज़्यादा बार भी कभी कभी बता दिया जाता है तब भी उनकी समझ में नहीं आता। अगर सामान्य बच्चों की बात कर ली जाए तो उनको जितना पढ़ाया जाता है वो चीज़ें समझ में आती हैं, एक हिसाब से आती हैं कि आपने बताया तो वो चीज़ आ गई। जो प्रतिभाशाली बच्चा है उसको कैसे आता है, आपने बताया और उसने तुरंत कैच कर लिया, तो इस तरह से होता है। तो मंदबुद्धि बालक यही हो जाते हैं कि जिनको चीज़ें देर में समझ में आती हैं और साधारण रूप से जो बुद्धि लब्धि होती है वो कितनी होती है, उनकी 60 से कम होती है। इन्हें अल्प मानसिक न्यूनता ग्रंथियों की श्रेणी में रखा जाता है। यानी इनकी खूबियाँ क्या क्या हैं, ये देर में सीख पाते हैं। बिल्कुल सही बात है, जब ये देर में सीखेंगे तभी तो, या कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि वो सीख ही नहीं पाते हैं चीज़ों को, है ना, इनका IQ लेवल कम होता है। तो इस तरह से आप लिख देंगे बहुत सी चीज़ें। और उसके बाद है पिछड़े बालक की शिक्षा व्यवस्था पर प्रकाश डाली। तो पिछड़ा बालक कौन सा होता है? पिछड़ा बालक वही होता है जो अपने साथियों से पिछड़ा हुआ होता है, यानी अपनी कक्षा के जो बच्चे हैं उनसे पिछड़ा हुआ होता है, तो उसको क्या कहते हैं, पिछड़ा बालक। पिछड़े बालक की श्रेणी में वो आ जाता है। तो इस पे क्या होता है, बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, बच्चा क्यों पिछड़ा हुआ है उसका निदान करना चाहिए, निदान के बाद उपचार करना चाहिए। और यहाँ पे हो जाता है पिछली कक्षाओं से संबंधित केवल वही बात बताई जाए जिनका संबंध आगे बताई जाने वाली बात से है, और जो बात कक्षा के अधिकतर छात्रों से ना आती हो उसे अवश्य बता दे, भले ही उसका संबंध पिछली कक्षाओं से क्यों ना हो। और शिक्षक की बात सरलता से सुन सके, श्यामपट्ट पर कुछ लिखा जाए उसे देख सके, उसके उस स्थान पर बिठाने से अन्य छात्रों को किसी प्रकार का व्यवधान ना पहुँचे। यानी ये सभी चीज़ें आप अच्छे से लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कि यहाँ पे कहा गया है कि पिछड़े बालकों की शिक्षा व्यवस्था पर क्या, कि भाई उनको अगर वो पिछड़ा हुआ है तो उसको आगे बिठाएं, उस पर ध्यान केंद्रित करें, वो बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है उसकी प्रॉब्लम को जाने, यही सब आपको करना है। और इससे अलग इसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि जब भी हमको जो भी करना है बच्चे की भलाई के लिए करना है, उसमें जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करके हमको उसको शिक्षा देनी है। ये चीज़ बस आप मद्देनज़र रखें और इसको मद्देनज़र रखते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। विकलांग बालकों की पुनर्वास योजना तैयार कीजिए। तो जो विकलांग बच्चे उनमें शारीरिक रूप से चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, इन व्यक्तियों को कुशल निर्देशन व सहयोग से वे शारीरिक विकलांग व्यक्ति भी अपनी चुनौतियों का दृढ़तापूर्वक सामना करने में सफल होते तथा इनकी सफलता या सामर्थ्य स्तर की बराबरी सामान्यपूर्ण दिखने वाले व्यक्तियों के लिए कल्पनीय लगती है। ये सब इतना नहीं लिखने की ज़रूरत है। विकलांग बालकों की पुनर्वास योजना क्या, तो पुनर्वास योजना के बारे में आपको यही लिखना है कि बच्चों के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि वर्तमान में व्यक्ति की सभी शारीरिक अक्षमताएं शारीरिक सुधारात्मक उपचार प्रणालियों द्वारा पुनः प्रतिष्ठित की जा सकती है, और उन्हें जिन्हें प्रतिष्ठित नहीं किया जा रहा उनके लिए पुनर्वास प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति को अपनी अक्षमताओं को के होते हुए भी उनकी चुनौतियों का सामना करने के लिए समर्थ बनाने में सहयोग किया जा रहा है। भाई पुनर्वास व्यवस्था है तो उनको क्या किया जा रहा है, जो उनमें प्रॉब्लम है उसको हालांकि क्या कहते हैं कि उनको दूर करने और दूर करके और उनको अपने पे आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है ना।
ब्रेल लिपि क्या है? तो ब्रेल लिपि जो देख नहीं पाते उनके लिए है। इसमें क्या होते हैं? उभरे अंक होते हैं, उभरे अक्षर होते हैं, उनको टच करके, उनका स्पर्श करके चीज़ों को सीखा जाता है। तो इसी तरह, इसीलिए तो आपने देखा होगा जिनको दिखाई नहीं देता है वो बुक पे ऐसे हाथ रखेंगे और वो क्या करेंगे, वो समझ लेंगे कि ये बुक इस नाम से है। वो सभी चीज़ें जान जाते हैं क्योंकि उनको स्पर्श के द्वारा चीज़ों को सिखाया गया है। यही ब्रेल लिपि है। और ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? तो लुई ब्रेल ने किया। और ये जब बहुत छोटे थे तो क्या हुआ था, इनके साथ एक दुर्घटना हो गई थी। इनके पापा के औजार रखे हुए थे और इनकी आंखों में वो ये खेल रहे थे और इनकी आंखों में वो जाते हैं चुभ, और ये क्या होता है, इनकी रोशनी चली जाती है आंखों की। लेकिन ये हताश नहीं होते, परेशान नहीं होते। इनको जब प्रॉब्लम हुई कि भाई एक इंसान है वो आंखों से देख नहीं पा रहा है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो इन्होंने क्या किया, ब्रेल लिपि का आविष्कार कर दिया क्योंकि इनको ये चीज़ का एहसास हुआ। यानी एहसास क्या कि इन्होंने तो कभी कुछ गलत, भाई अभी बच्चा था, वो बच्चा खेल रहा था तो वो गलत क्या करेगा, लेकिन इस चीज़ का ये एहसास हुआ कि जिस तरह से हमको प्रॉब्लम होती है इसी तरह से जितने भी इस परेशानी में हैं तो उनको भी प्रॉब्लम इतनी ही होगी, है ना। तो इन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया जिससे जो देख नहीं पाते उनको बड़ी ही सुविधा मिलती है ना। तो यही चीज़ आपकी हो जाती है। तो ग्रेड, इसमें ये चीज़ें देख लेते हैं। इसके अंतर्गत एक एक अक्षर को लिखते हैं। जैसे यदि श्याम लिखना है तो हमें सभी अक्षरों को ब्रेल में लिखना होगा। इसका दूसरा नाम ओपन ब्रेल भी है, ठीक है ना। जैसे दूसरा नाम लिखने को आ जाए तो क्या है, तो ओपन ब्रेल भी है। या ब्रेल सीखना शुरू करने के वाले के लिए अधिक उपयोगी है। ग्रेड 1 ब्रेल सीखने का एक अन्य लाभ ये भी है कि सीखने वाले के वर्तनी की त्रुटियां नहीं होती। ग्रेड 2, इसका दूसरा नाम कॉन्ट्रैक्टेड ब्रेल भी है। इस श्रेणी में शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, जैसे C4 कैन, B4 बट। ये ग्रेड 3, इसको टोटल ब्रेल शॉर्ट हैंड या ब्रेल आशुलिपि भी कहते हैं। इसके अंतर्गत पूर्ण रूप से लघु रूप को अपनाया जाता है, जैसे P4 प्राइम और P4 प्राइम मिनिस्टर ETC। भारतीय ब्रेल कोड में अधिकतर ओपन ब्रेल ही लिखते हैं। ब्रेल संकोच तथा संक्षेप के विकास तथा प्रसार एवं प्रसार का प्रयास चल रहा है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो लुई ब्रेल के बारे में आपने जाना, ब्रेल लिपि क्या होती है इसके बारे में आपने जाना, है ना। उसके बाद है निर्देशन का अर्थ बताएं और आवश्यकता एवं क्षेत्र की विस्तृत व्याख्या करें। तो निर्देशन क्या होता है? निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा विद्यार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या किया जाता है? प्रेरित किया जाता है। और निर्देशन समस्याओं का समाधान खुद नहीं करता वरन ऐसी विधियाँ बताता है जिसका प्रयोग करके बालक उन समस्याओं को स्वयं सुलझा सके। तो देखिए इस पर कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं। निर्देशन यानी गाइडेंस, कोई गाइड आपको करता है। भाई आप कहीं घूमने जाते हो तो कोई गाइड आपके पास आता है और वो आपको क्या करता है? घुमाता है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो आपको गोद में लेके घुमा रहा है, आपको क्या करता है? वो रास्ता बताता है और आप चलते हैं, यानी वर्क आपको करना पड़ता है। तो बस इसी तरह से इसमें भी है कि जैसे मान लीजिए आपका ये एग्ज़ाम हो रहा है, हमने कितनी बार ये एग्जाम्पल दिया है और फिर वही एग्जाम्पल देने जा रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम है तो आप क्या करेंगे? अपने से जो ज़्यादा अनुभवी है वो आपको परामर्श देगा, ठीक है। परामर्श देगा यानी आपको गाइड करेगा। भाई आपको रास्ता तो वही बताएगा जो उस रास्ते पे चल चुका है, और जब उसी को वो रास्ता नहीं पता है तो वो आपको क्या रास्ता बताएगा, है ना। तो यानी कहने का मतलब ये है कि वो आपको क्या करेगा? जो आपको गाइड करेगा तो उसको पहले से अनुभव है उस चीज़ का, वो उस दौर से गुजर चुका है तो वो आपको बताएगा। तो इसमें ये हो जाता है कि वो खुद से कुछ नहीं करता है, वो आपको बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह से आप उसकी बात को मानेंगे। तो कहते नहीं कि जब हम चीज़ों की प्लानिंग कर लेते हैं, चीज़ों के बारे में जान लेते हैं बारीकी से कि हमें करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो आधी मंजिल तो हमें ऐसे ही मिल जाती है। फिर आधी मंजिल हमें कैसे मिलती है? फिर हम जब उस पर वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तब मिलती है। तो बस यही चीज़ें आपको इसमें लिख देनी है ना। और यहाँ पे आपका हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग।